हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। मतलब हम इसके अंतर्गत हमारे एनसीईआरटी के जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन सभी की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले सेशन में हमने हमारे पार्ट 1 में कवर अप कर लिया है हमारे फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एंड अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चंस को। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है हमारा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर हम नीट की तैयारी कर रहे हो, तो हम ऐसा सोच के चलते हैं कि एनसीईआरटी मतलब ठीक है यार, हमने एक कोई अलग से रेफरेंस बुक रखा है और उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़े जा रहे हैं और उसी के थ्रू हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो मैं अगेन रिपीट कर दूं आपके लिए कि भाई ये अप्रोच थोड़ा सा अटपटा सा है। अगर आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बेस मानिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पूरी चैप्टर की तैयारी कवर अप कीजिए। हमारे साथ आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले पूरे एनसीईआरटी के हर एक छोटे बड़े टॉपिक्स को डिस्कस किया। देन आफ्टर हम आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पोर्शन पे। यहां पे ध्यान रखेंगे लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। सपोज आई थिंक इसमें हमारे 22 क्वेश्चंस गिवन है एंड रिमेनिंग अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न भी गिवन है, मतलब 28 कुल क्वेश्चन है करीब करीब। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन एक नए पैटर्न पे होगा। अब देखें, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते और इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऐसा ना कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से चाहते ना टेस्ट करना, जैसे हम कोई चीज बना लेते हैं तो एक बार टेस्टिंग करते हैं ना बजा के, कि भैया ठोक बजा के देख लो सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो वही वाली बात है, अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आप करते हैं तो वहां से आपको पता चल जाती है कि भाई अब हमें बनने लगे हैं सारे कॉन्सेप्ट। अब उठाइए कोई भी रेफरेंस बुक, उसके क्वेश्चंस लाइन से करना शुरू कर दीजिए, एंड अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट्स लिखिए, वो डाउट्स हम तक जरूर पहुंचेगा और हम आपके डाउट्स जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। मतलब अब क्या करें भाई, तो हम शुरू कर लेते हैं हमारे इस इंपॉर्टेंट सेशन को, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। एंड अगेन ये सॉल्यूशंस की वीडियो आप चाहें तो प्रायरली, मतलब एक बार पहले देख लीजिए, इसके बाद आप ट्राई कीजिए, ये भी चलेगा। देखिए अगर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से अभी बिल्ड नहीं कर पाए हैं कि भाई ये पूरे क्वेश्चंस आपको इजीली बने, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहीं से सब कुछ अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सिंपली एक काम करना है कि ये जो सॉल्यूशन वीडियो आ रही है आपके सामने, इसको आप एक बार देखिए, समझिए, देन आफ्टर आप एक बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के माध्यम से सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, दैट्स ऑल। तो शुरू करें चैप्टर नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है भाई, तो ये कह रहे हैं कि किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पे गिराया जाता है। मतलब गेंद को पहले ही एक हाइट पर लेकर के गए और वहां से हमने क्या किया, तो उसको सिंपली ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, नीचे गिरने दिया। अच्छा, अगर हम इस प्रकार के काम करते हैं, ऊपर से सिंपली छोड़ दिया, तो मतलब उसके पास में कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं कि जब हमने इस बॉल को सिंपली ऐसा ड्रॉप किया नीचे आने के लिए, तो अगर मैं ऐसे डायग्रामेटिकली देख लूं तो कुछ इस प्रकार के काम हुए हैं। यहां पे ये एक फर्श है, यहां से एक सर्टेन हाइट पे हम एक हाइट कंसीडर करते हैं सी। यहां पे सबसे पहले इस बॉल को ले जाकर के हमने रख दिया, और ये हाइट कितनी है भाई, तो ये हाइट है हमारी 90 मीटर की। ये हाइट कितनी है? 90 मीटर की। अब ये कह रहे हैं कि जब इसको यहां से गिराया जाए, अच्छा जब गिराया जाएगा तो कुछ बातें समझ में आती है। सबसे पहली बात तो मुझे समझ में आती है कि u1 जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप सोचोगे क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा और शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार, क्वेश्चन तो पढ़ लो पूरा कम से कम, है ना, फिर काम करेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, हम तो ऐसा समझ के चलते हैं, हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है, हम जो गिवन डेटा होती है उसके अंदर सबसे पहला ही टारगेट होता है कि उस गिवन डेटा को हम लिख लें।
उस गिवन डेटा को अगर हम पहले ही लिख चुके होंगे तो फिर हमें फायदा होता, क्या फायदा होता भाई, कि हमें अब समझ में आने लगता, मतलब हमारे दिमाग में काम करने लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है। खैर आइए, तो सबसे फर्स्ट ये मुझे समझ में आ गया, और एक और बात समझ में आ गई कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 90 मीटर। आगे बढ़ते हैं। जब गिराया जाता है तो एक और बात समझे, इसको फ्रीली ऐसा छोड़ दिया, अब गिर रहा है, अच्छा गिर रहा है मतलब क्या, उसको हमने अलग से कोई फोर्स थोड़ी दिया था, छोड़ दिया, गिर रहा है। तो भाई जब कोई भी बॉडी छोड़ दी जाए पृथ्वी पर, पृथ्वी की बात कर लेते हैं, ये अल्टीमेटली कह रहे हैं ना कि किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पे गिरा है तो मैं पृथ्वी पर ही है भाई, तो ये इसके पास में एक इनिशियल त्वरण होगा, इसके पास में एक एसिलरेशन होगा, और वो एसिलरेशन कौन सा एसिलरेशन होगा, तो मैं सिंपली लिख लूं ये गुरुत्वीय त्वरण होगा। त्वरण क्या होता है भाई, तो वेग परिवर्तन की दर, मतलब इसके वेग में चेंज आ रहा होगा और ये नीचे गिर रही होगी, और कितने से भाई, तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, मतलब अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो ये होती है। अच्छा जनरली इसको मैं लिख दूं, जी से डिनोट करते हैं, मैं ऐसे ही कर रहा हूं लेकिन जी से डिनोट करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को, जी से। अच्छा भैया आगे बढ़ा जाए, अब ये कह रहा है कि फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती, मतलब 1/10 का मतलब क्या हो गया भाई, 10%। अब इसलिए ना 1/10 1/10 गुना रह जाना के मतलब क्या, 10% कम हो गई। अच्छा जब गेंद 10% कम होगी इसका मतलब क्या है, तो ये ऐसा कहना चाह रहे, एक बॉल को लिया और वैसे छोड़ दिया तो नीचे जाएगी, टक फिर उठी, फिर आगे टक, फिर उठी, फिर आई, फिर गई, मतलब क्या ऐसा हो रहा होगा ना, ये बॉल आ गई, यहां पे आने के बाद तुरंत बाद जस्ट अब यहां से क्या होगी, ऊपर उठ गई, ये बॉल ऊपर उठ गई। लेकिन क्या इस बार भी इसी हाइट पे जाएगी, तो मैं कहूंगा नहीं, इस बार तो कुछ नीचे ही रह जाएगी। अब क्या होगा भाई, तो अब इस हाइट तक चलने के लिए ये जब नीचे आकर के बॉल यहां टकराई होगी तब इसने एक वेलोसिटी एक्वायर किया होगा, एक इसके पास प्रारंभिक वेग जो u0 था उसके कारण जब नीचे गिर रही थी तो इसके पास एक अंतिम वेग आया होगा, मतलब इसके पास में एक वेग आया अंतिम, जिसको मैं v1 कह लूं, और यहां पर मैं कह लेता हूं u1 = 0, जिससे चला था v1 से टकराया, और टकराने के बाद बॉल तुरंत ऊपर उठती है। किसके कारण ऊपर उठ रही है भैया, तो ये जो v1 वेग इसके कारण है, इसके कारण ये ऊपर उठ गई। अच्छा कब तक जाएगी, तो भाई जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी यहां पर, तो यहां पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होगा, और वो भी कितने का, 9.8 मीटर पर सेकेंड का। अगर मैं इसको सब 111 लिख रहा हूं तो दूसरे केस में सेकेंड टाइम में क्या हो रहा होगा भाई, तो यही जो v1 वेलोसिटी आई है ना, यही हो जाएगी मेरी क्या, u1। अब कहेंगे बराबर होगी क्या, तो कहा नहीं, 1/10 टाइम्स, मतलब कम हो गई। तो मतलब ये क्या है, जिस v1 वेलोसिटी से आकर के गिरा अब उसकी 1/10 हो गई, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसको ऐसा लिख लूं, u2 लिख लेता हूं मैं इसको, u2 मतलब सेकेंड टाइम जब ऊपर जा रही है तब की इनिशियल वेलोसिटी। u2 का मतलब क्या है भाई, u मतलब होता है हमारा प्रारंभिक वेग, कब का, सेकेंड टाइम जब बॉल ये बाउंस बैक होकर के वापस ऊपर जा रही है, भाई ये रिबाउंड हो रही है ना, नीचे से आ रही है फिर टकरा के वापस आ रही है, तो ये सेकेंड टाइम जो चली वो क्या होगी, तो जो पहले बार में यहां से v निकालेंगे ना, यहां पर मैं v निकाल सकता हूं ना भाई, मेरे पास u है, s है, a है, तो v तो निकल ही सकता है। तो जो मैं v यहां पे निकालूंगा उसमें से v1/10 कर देता हूं, टोटल v में से 1/10 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये जो बॉल है, u2 इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये बॉल ऊपर चलेगी। अच्छा भैया एक बात फिर से समझ में आती है, ये जमीन से टकराई, अब ये बॉल ऊपर जा रही है, जब ऊपर गई तो कितना ऊपर तक चलेगी, तो ये इसका हो जाएगा कि भाई जब इसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 कितना हो जाए, v2 0 हो जाएगा, तब मैं कहूंगा कि ये पहुंच चुकी है अपने अधिकतम ऊंचाई पर। कहां पहुंच गई है भाई, ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गई, कब, जब हो गया इसका v0। अब क्या होगा, तो अब आपको पता है कि फिर जब ये अधिकतम ऊंचाई तक गई तो मतलब बॉल ऐसे ऊपर उठती जा रही है, नीचे की तरफ जी, ये जी जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इस पे जब जी नीचे की तरफ यहां काम कर रहा होगा तो इसको नेगेटिव ऑफ जी लेते हैं, क्योंकि मंदन हो रहा है, ये बॉल धीरे 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 जो भी u2 की वैल्यू आएगी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। जब वेलोसिटी कम होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है, वेग परिवर्तन का दर जब नेगेटिव होता है तो उसको मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। अब ये बॉल यहां तक पहुंच गई, अब क्या होगा भाई, तो फिर से इसके ऊपर जी तो काम करे, अच्छा जी खत्म नहीं होगा ना भाई,
घुरते त्वरण तो काम कर ही रहा है, फिर से ये जी काम करेगा और इस बॉल को अब कहेगा भैया अब लौट चलें। कहां चलें भैया? तो वापस चलें जहां से आए थे। तो भैया ये बॉल के लिए एक नया डायग्राम में बना दे रहा हूं। ये अल्टीमेटली एक ही जगह पे हो रहा होगा। मैंने 3 अलग अलग केसेस इसलिए बनाए ताकि आपको दिखे, हो तो यही रहा होगा ना, बॉल यहीं आ रही होगी, यहीं वापस जा रही होगी, ऐसा आइडियली तो ही मान के चलूंगा मैं। लेकिन ये अब नीचे की तरफ गिर रहा है, जहां पर अब मैं अगर कहूं तो ये u3 की वेलोसिटी है जो 0 हो जाएगी, नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये जब नीचे की तरफ आकर के यहां टिकेगा, जब वापस टकराएगा, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी ये कैसी होगी भाई? तो ये वाली वेलोसिटी बिल्कुल u2 और u3 जो दोनों होंगे कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएगी। लेकिन फाइनली जब हम बात करेंगे कब? ये टकराते समय देखिएगा भाई, जिस वेलोसिटी से ये ऊपर गई है, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है, नीचे आके जब बॉल टकराती है तो उसी वेलोसिटी से टकराती है। मैं इसीलिए बार बार रिपीट करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए आप कितनी सारी चीजें चल रही है। जब इस बॉल को नीचे टकराए तो v1 वेलोसिटी इससे टकराई, लेकिन हमने कहा टकरा के जब ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी में 10% की कमी आ जाएगी। तो देखिए u2 को मैंने क्लियरली नहीं लिखा, मैंने लिखा पहली वेलोसिटी में से 10% कम। लेकिन जब ये बॉल वापस से नीचे आके के टकराएगी, तो जब नीचे आके टकरा रही होगी, मतलब इसको v3 कह लूं, इसको v3 कह लेता हूं, तो ये v3 कितना हो जाएगा भाई? तो ये v3 उतना होगा जितने से ये u2 से, जिस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ गई थी, उसी वेलोसिटी से आकर के ये टकरा जाएगी। अच्छा, अब अगर अगली बात करूं, मतलब अगर ये मान लूं कि अब इसके बाद फिर से ये बॉल टकरा के ऊपर जाएगी, तो आप लिख सकते हैं आपकी जो u4 होगा, u4 होगा वो कितना होगा भाई? तो v3 माइनस v अपॉन 10, v3 अपॉन 10। ये जो v3 आया, जिस वेग से बॉल ऊपर गई थी उसी वेग से आके टकराएगी, लेकिन जब फिर से रिबाउंड होकर के ऊपर जाएगी, पहली बार टकरा के वापस गई, दूसरी बार, अब तीसरी बार टकरा के जब वापस जाएगी, तो उस समय जो वेग होगा इनिशियल, वो जो फाइनल वेलोसिटी से जिससे आके जमीन पर टकराई थी, उसमें से फिर से 10% कम हो जाएगा। ऐसे ही करके ये चलती रहेगी बॉल आगे की तरफ। अच्छा भैया, अब क्वेश्चन पे और आगे आते हैं। तो ये कहते हैं इसकी गति का t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 12 तक, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 12 तक चाल समय ग्राफ खींचनी है, ठीक है ना? मतलब इसका vt ग्राफ हमको खींचना है। तो अब बात इसकी है कि हमें यह देखना पड़ेगा अब कि ये पहले केस में, ये पहला, जब ये बॉल आकर के यहां टकराई, टकरा करके वापस ऊपर गई, तो वापस यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में मैं कह लेता हूं t1 सेकेंड लगा। मैं ये कहता हूं जब ये बॉल टकराने के बाद वापस यहां से गई थी, ये बॉल टकरा करके दूसरी बार में जब जा रही है, तो मैं कह लेता हूं t2 सेकेंड लगा। और जब ये तीसरी बार में नीचे की तरफ, तीसरी क्या, ये दूसरी ही बार है, वापस गई, अब नीचे आएगी, तो मैं इसको कह लेता हूं कि ये t3 सेकेंड लगेगा। अब मैं कैलकुलेट करूंगा अगली बार जब ये वापस ऊपर टकरा के एक बार और रिबाउंड होकर के वापस जा रही होगी, तो मैं यहां पर t4 कैलकुलेट करूंगा। इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे पता चलेगा कहां तक भाई? 0 से 12 सेकंड तक। तो अब मुझे क्या दिमाग में रखना है भाई? तो मुझे 2 बातें दिमाग में रखनी है। एक कि 90 मीटर की ऊंचाई से अगर गिरा रहे हैं तो इसके पास वेलोसिटी कितनी आई? जो वेलोसिटी आई हर बार टकराव के बाद 10% कम आई, नीचे गिरी 10% कम हुई, फिर ऊपर गई, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी वही रेट से आकर के फिर गिर जाएगी, फिर 10% कम हुआ, फिर तीसरी बार, सॉरी दूसरी बार अब वापस जाएगी। पहली बार गिरी, वापस ऊपर गई, दूसरी बार आई, फिर तीसरी बार के लिए वापस ऊपर चल गई। अब क्या करें? फिर गिरेगी। तो हर बार 10% कम हो रही है। लेकिन एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि हमें t इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक की ही बात करनी है, t इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक की सिर्फ बात करनी है भाई। अर्थात हम ये पता कर लें कि इसके नीचे गिरने में कितना समय लगा, इसके एक बार ऊपर जाने में कितना समय लगा, जितना ऊपर जाने लगा उतना ही नीचे जाने में भी लगेगा। तो सिर्फ एक निकाल लेंगे, मान लीजिए t2 निकाल लिए, तो ये t3 और t2 दोनों बराबर होंगे। भाई जितने टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा होगा इसको। तो ये दोनों t1 को, और फिर तीसरी बार जब वो ऊपर जा रहा होगा तब, इन सभी को जोड़ करके देखते हैं कब तक t इक्वल्स टू 12 आता है। t इक्वल्स टू जहां 12 आ जाएगा उसके बाद के कैलकुलेशन छोड़ देंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक समझें तो यह भी कहा जा सकता है ना इस क्वेश्चन में कि आपको ये t इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक नहीं, आप तो हर बार में 1/10 करते जाइए और हमें बताइए कि कितनी देर के बाद ये बॉल रिबाउंड होना कम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। भाई बॉल आई, टकराई, फिर वापस ऊपर गई, फिर टकराई, फिर गई, टक 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 टक, डन।
ऐसे आएगा ना भाई, ऐसा आई गई आई गई गई आई आई डन। तो वो भी तो निकाल सकते ना। उस केस में क्या करना होगा, तो उस केस में करना होगा जो मुझे यहां पे ये फर्स्ट केस में जो मुझे ये V1 मिलेगा, इसके हर रिबाउंड में 10% कम करता चले जाऊंगा और हर बार का टाइम निकालते जाऊंगा। आखिरी मुझे पता चल जाएगा कि ये जो फाइनल जो ये U इक्वल्स टू समथिंग लिख रहे हैं ना, ये U इक्वल्स टू जहां पर जाकर के 0 हो जाए, जैसे U5 हो या UN कह ले, तो nth टाइम में पहली बार में कम हुआ, दूसरी बार में कुछ और, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 15वीं, हो सकता है 20वीं बार में कितनी हो जाए 0, अब थोड़ी ऊपर उठेगा। तो मैं वहां तक के कैलकुलेशंस निकालूंगा और मैं टाइम को कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह पूरी बात समझ में आई है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन डेटा तो समझ में आ गया, 90 मीटर के हाइट से फर्श पे गिराया जा रहा है, 10% की कमी आ रही है। t इक्वल्स टू 0 to 12 के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। आइए चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ये सारी वैल्यूज हमको दी गई है। क्या, S1 इक्वल्स टू 90 मीटर, 1/10 की चाल से हर बार में कमी आ जा रही है। तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 12 तक के लिए हमें VT ग्राफ ड्रॉ करना। आइए पहले कैलकुलेशंस बनाएं। क्या कैलकुलेशन बनानी भाई, पहले तो मैं निकालूं उस V1 को और T1 को, फिर मैं आगे की बात करूंगा। तो मेरे पास U गिवन है, S गिवन है एंड A गिवन है। अब A की जगह पे मुझे गुरुत्वीय त्वरण गिवन था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ऐड होगी। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, यही होता है। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ये कहां से लिख रहे हैं भाई, तो ये लिख रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन से। कहां से लिख रहे हैं इसको, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यही कहती है। अब क्या करें भाई, तो V मुझे चाहिए, U की वैल्यू 0, V मुझे चाहिए, U की वैल्यू कितनी है 0, और 2AS, तो 2AS कहां से आएगा भाई, तो 2 इंटू A की वैल्यू 9.8 और S की वैल्यू है मेरी 90 मीटर। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझने की है। वो छोटी सी बात कुछ इस प्रकार से है कि भाई ये जो S1 होगा, मतलब इस समय ये नीचे की तरफ गिर रही है। अब नीचे की तरफ गिर रही है मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ गिरते समय वो कैसा होगा भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब यहां पर हम जो लिखेंगे वो क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारा 2AS। S की जो 90 जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, ऊपर जाता तो हम पॉजिटिव लिखते। तो ये हो गई माइनस ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 90, 9.8 इंटू 90, 2AS। क्या करें भाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 1764। V चाहिए तो अंडर रूट लगा देंगे इधर, ये अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली ये आ जाता है 42 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा हमारा V1। मतलब मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया भाई, मैंने ये V1 कैलकुलेट कर लिया जिसके कारण पहली बार ये आकर के फर्श पे टकराएगा, V1 कैलकुलेट हो गया। अब यहां पे क्या हमने टारगेट बनाया था, ये V1 कैलकुलेट हो जाए तो यहां से T1 कैलकुलेट कीजिए, टाइम निकालिए। तो टाइम कैसे निकाले, तो टाइम निकालने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। अब समय के लिए क्या करें भाई, तो V1 इक्वल्स टू U1 प्लस A1 T1, 111 लिख रहे पहली बारी के लिए, इसलिए V इक्वल्स टू U प्लस AT ही है। कौन सा इक्वेशन है भाई, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। अब क्या करें, V1 U1 को इधर ले आ देंगे तो V1 माइनस U1 और राइट साइड में A1 T1 तो बनाइए। अब क्या करें भाई, तो मुझे टाइम चाहिए ना, मैं जानबूझ के यहां पे फॉर्मूला कैलकुलेट कर लूं क्योंकि बाद में भी मुझे जरूरत पड़ने वाली। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो T1 इक्वल्स टू हो गया V1 माइनस U1 अपॉन A1। अब देखिए V1 कितना आया, अभी निकाला हमने 42 मीटर पर सेकेंड, 42 रख दिया, माइनस U1 कितना होगा, तो U1 इनिशियल वेलोसिटी जो यहां पर हमने डिस्कस करी थी, कितना होगा यहां पे 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो U1 की जगह पे हमने रख दिया 0 अपॉन एक्सीलरेशन तो 9.8 है ही भाई, एक्सीलरेशन कितना है 9.8। टाइम अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो ये 42 अपॉन 9.8 है, ये कितना है 42 अपॉन 9.8। अच्छा 42 अपॉन 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान ले, अप्रोक्सीमेटली 10, तो ये लगभग 4.2 के बराबर आएगा। ऐसा करने के पीछे एक छोटा सा मकसद है, ये 42 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है ना, इसके जैसा दिखने लगे तो मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं। ये 9.8 इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.2 के बराबर आएगा। तो मैंने मान लिया पहली बारी में आने में कितना लग गया 4.2। एक बात समझ में आई, 4.2 में उसके पास वेलोसिटी कितनी है 42 मीटर पर सेकेंड की, उसके पास वेलोसिटी कितनी है 42 मीटर पर सेकेंड की। अब थोड़ा सा समझते हैं यहां पे,
ये जब बॉल आकर के टकराएगी, मैं इधर साइड में बनाता हूं, फिर से सेम डायग्राम को मैं बना रहा हूं। यहां से ये बॉल चली थी, ये बॉल नीचे आकर के टकराई, जब ये टकरा रही थी तब इसके पास फाइनल वेलोसिटी था 42 और इसको टाइम लगा था 4.2 सेकेंड। सिंपल। अब ये बॉल क्या होनी है, अब ये बॉल यहां से रीबाउंड होनी है, मतलब ऊपर जानी है। अब ये बॉल जब ऊपर जा रही होगी तो इसकी फिर से यहां पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी u2। ये होगा कितना भाई, तो ये हो जाएगा मेरे v1 में से v1/10, 10% हर बार, मतलब 1/10 कम हो जाएगी। तो v1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये हमारा 42 माइनस 42/10। ठीक है, तो मतलब 42 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 4.2 हो जाएगा। इस 10 को हटा दूंगा तो 4.2 को माइनस कर दीजिए, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। अगर 4.2 42 में से कम करते हैं तो 47.8 समथिंग, सॉरी 37.8, ये कितनी आ जाएगी 37.8। ये किसकी वैल्यू है, u2 की। तो मैं यहां पे इसको हटा के लिख देता हूं 37.8। 37.8 से अब ये ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जाएगी और यहां पे कब तक जाएगी भाई, तो ये v इक्वल्स टू हो जाए कितना, 0, तब तक चलेगी। तो मैं काम करूं ना, मैं काम करता हूं, मैं यहां से यहां तक मैं कंज्यूम होने वाले टाइम 2 को और कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आइए टाइम 2 को कैलकुलेट करते हैं। टाइम 2 जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं करता हूं कि अब टकराने के बाद ऊपर जाते समय चाल में 1/10 की कमी हो जाती है, अर्थात u2 की वैल्यू हो जाएगी v1 माइनस v1/10। माइनस करेंगे 37.8 मीटर पर सेकेंड। ये 37.8 मीटर पर सेकेंड से अब रिबाउंड हुई है, ऊपर जा रही है। अब अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है भाई, तो v इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम हाइट पे v इक्वल्स टू 0। और एक मजेदार चीज, अब जो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, वो अब रिटार्डेशन में बदल जाएगा, क्योंकि ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने जा रही है। देखिए ना, 37 मीटर पर सेकेंड से 0 की तरफ, तो ये तो रिटार्ड हो रही है ना। अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्ड हो रही है, मतलब यहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव इस बात को बता रहा है कि यहां पे मंदन हो रहा है। अब होगी ना बात खत्म। तो क्या कर दूं मैं यहां पे, तो T1, इसीलिए मैंने यहां पे T1 का फॉर्म निकाल लिया था, T1 इक्वल्स टू v1 माइनस u1/a। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये T2 हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा भाई हमारा T2 इक्वल्स टू कितना हो जाए, तो 0 माइनस 37.8। 37.8 क्या है भाई, तो ये हमारा u1 है ना। u1 जो था वो उसी के बराबर, मतलब u2 हो गया मेरे लिए। अब दूसरी बार जा रहा है तो u2 हो गया, तो मतलब हो गया 0 माइनस 37.8 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो ये 9.8। a2 की वैल्यू 9.8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.9 सेकेंड के आसपास आएगा, 3.9 सेकेंड। अब क्या करूं मैं, तो इस जिस टाइम को लेकर के ये ऊपर गया है यहां तक, T2 कितना आ चुका है, 3.9 सेकेंड, 3.9 सेकेंड। अब इसको वापस आने में, अगर इसी बॉल को अब यहां से वापस आना है यहां, तो इसको वापस आने में भी यही टाइम लगेगा और इसी वेलोसिटी के साथ में ये जमीन पर टच होगी। जिस वेलोसिटी से ऊपर गई थी उसी वेलोसिटी के साथ में नीचे आती चली जाएगी। जिस रेट से इसकी वेलोसिटी कम हुई थी उसी रेट से बढ़ते आएगी, मतलब टाइम भी सेम लगना है। और यहां u2 जो था यही हो जाएगा, अगर यहां पर मैं बात कर लूं तो ये v3 के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो है पिंड, यही पिंड नीचे आने का भी समय होगा, मतलब यही पिंड के नीचे आने का भी समय होगा, मतलब T3 और T2 बराबर हो जाएगा 3.9 के। अतः फर्श से टकराते समय गेंद का जो वेग होगा वो 37.8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। मतलब अगर यहां पे v3 की बात करूं, यहां पे मैं v3 की बात कर लेता हूं, तो ये v3 भी, जो u3 लिखा था अल्टीमेटली ये v3 है, v3 भी 37.8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। मतलब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाऊं, क्या चलाना है भाई, तो मैंने देखा कि टाइम यहां 4.2 आया था, यहां पर 3.9 आ गया और फिर से 3.9 आ गया, मतलब 3.9 प्लस 4.2, अगर इन सबका सम करता हूं, मैंने क्या कहा था कि हमें क्या करना होगा, ये T1 T2 T3 इन सबको ऐड करना होगा। तो मुझे इन सभी टाइमों को ऐड करता हूं, सिर्फ किसको, T1 प्लस T2 प्लस T3, कितना है भाई, तो 4.2 प्लस 3.9 प्लस 3.9, 3.9 प्लस 3.9 प्लस 4.2 करेंगे एग्जैक्टली 12 सेकेंड आएगा।
तो इन्होंने 12 सेकंड का ही मांगा था, इसलिए हमने निकाल लिया। ये 4.2 अप्रॉक्स क्यों लिया था? इसी कारण से कि वो 12 सेकंड का मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे पाऊं, और कोई इसके पीछे कारण नहीं था, ठीक है ना, इसीलिए उसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया था। चलिए, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आपको कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करना है ये भी समझ में आ गई। अब असली काम पे लगते हैं, और असली काम क्या था भाई? इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना था। तो हमने यहां पर डेटा रख लिया कि भाई T1 4.2 है, V1 कितना है 42 मीटर पर सेकेंड, T2 जो है 3.9 और U2 जो है वो कितना है 37.8। इसी प्रकार से यहां पे अगर बात कर लूं तो इसको मैं लिख लूं कि T3 3.9 और V3 जो होगा वो 37.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जो हमने अभी डेटा निकाला उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा, यही सब कुछ हमने यहां पर अभी निकाला है। सॉरी, ये हमने अभी यही डेटा निकाला, T1 निकाला, T2 निकाला, T3 निकाला, V2 निकाला, ठीक है, U2 निकाला और V3 निकाला। तो यही सारी वैल्यूज को रख ली। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना तो बहुत ही आसान होता है भाई, आपके लिए एक्सक्लूसिवली मैंने इनिशियल टाइमिंग पे, जैसे हमने क्लास 11th स्टार्ट किया था, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मूलभूत गणितीय अवधारणाओं के अंतर्गत सभी प्रकार के ग्राफ सिखाए, ग्राफ की शिफ्टिंग तक सिखाई है कि भाई ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है, कोई नंबर फंक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कोई नंबर अगर हमें उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करनी हो मतलब तो कैसे करते हैं। इन सभी चीजों को हमने देखा और सीखा हुआ है। ये हो गई हमारी ग्राफ। अब क्या करें भाई? तो हमें इसमें कुछ बातें तो पता ही होगी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड ऑल सारी चीजें क्या होती हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो रखा होता है ये होता है हमारा टाइम, हमेशा समय को, ठीक है ना। समय हमेशा कहां होता है भाई? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष उसी क्वांटिटी को रखता है जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर निर्भर नहीं करता। तो टाइम किसी पर निर्भर नहीं करता भाई, एक्स अक्ष पे रखा। और यहां पे किसको रख दे? तो इस यहां पे रख देते हैं चाल को। यहां पे किसको रख दें? चाल को। अब यहां मैं चाल अभी लिखता नहीं हूं, मैं थोड़ा सा अभी एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसके बाद बात करूंगा मैं। अल्टीमेटली मैं यहां पे, अच्छा लिख लेते हैं, बस आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करिएगा कि ये चाल अभी लिखा नहीं हुआ। बस ये समझ लीजिए इस पे मैं चाल, या फिर मैं किसकी बात कर लूं? मैं बात कर लेता हूं वेग। मैं वेग और चाल इन दोनों को इस ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये एक्चुअल फाइनल ग्राफ क्या बनना चाहिए, ठीक है। फिर से मुझे वही बात याद आ रही है, कौन सी? कि भैया एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर के चलती है जिसको आपको समझना जरूरी है। यहीं पर देखिएगा आपको जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो ग्राफ मिलेगा वो, और जो मैं ग्राफ प्लॉट करना शुरू करूंगा वो, उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए वेग और समय ग्राफ की, थोड़ी देर के लिए मैं डिस्कस करूं वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ जो होता है, हमने समझा है कि भाई किसी भी ग्राफ में, जैसे मान लीजिए यही ग्राफ होता, तो इस ग्राफ में दो बातें हम कैलकुलेट करते हैं। एक हम इसका कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्लोप, और एक कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम एरिया। स्लोप निकालने का, ढाल कहते हैं जिसको, ढाल निकालने का एकमात्र तरीका है, वो तरीका क्या कहता है भाई? तो ढाल हम हमेशा निकालते हैं y अक्ष अपॉन x अक्ष करके। ये अपना तरीका है भाई, है ना। ये y अक्ष ऊपर रखते हैं और x अक्ष नीचे रखते हैं, ये अपना तरीका है याद रखने का। देखिए इसी के जरिए मैंने आपको चीजें सिखाई है। तो y अक्ष पे कौन चल रहा है भाई? तो वेग समय ग्राफ है, मतलब यहां पर कौन आएगा? वेग। यहां पे कौन आएगा भाई? समय। वेग बटा समय क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे त्वरण। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है ये किसको बता रहा है? त्वरण को। और एरिया हमेशा निकालते हैं y अक्ष गुणे x अक्ष। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, जो भी क्वांटिटी दी है। x अक्ष पे क्या दिया भाई? समय। y अक्ष पे क्या दिया है? तो वेग। वेग गुणे समय ना। आप कहेंगे वेग क्या होता है भाई? तो मैं कहता हूं ये होता है विस्थापन बटा में समय गुणे समय। अब क्या कर दो भैया? तो इस समय से समय को काट दीजिए, अल्टीमेटली क्या आएगा? विस्थापन। मतलब अगर यहां से इसको प्लॉट करके इसको ब्लॉक कर दूं तो ये क्या दे रहा है भाई? इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया हमको दे रहा है विस्थापन को। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि भाई ये जो एरिया था, ये जो एरिया हमारा था इसके बीच का, ठीक है, ये इससे कर लेते हैं भाई, आप समझ लीजिए। ये इसकी मैं बात करना चाहता हूं, ये पूरा मैं अल्टीमेटली इसकी बात करना चाह रहा हूं। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया बता रहा है हमारे विस्थापन को।
लिख लेते हैं, ये है विस्थापन। अब भाई अब बात को समझिए कि अब ये अगर विस्थापन को बता रहा है, ठीक है ना, तो विस्थापन जो होता है ये तीन कैटेगरी में हो सकती है। कौन कौन सी भाई? विस्थापन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकता है। ये तीन चीजें होती है। जीरो को थोड़ी देर के लिए मैं हटाता हूं, ये ग्राफ ही नहीं हटना है ना, जीरो को हटाना है हमें, जीरो को थोड़ी देर के लिए हटाता हूं। अभी हम बात करते हैं सिर्फ दो चीजों की, पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो अगर विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ये वेग भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव। अगर ये वेग पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब होगा कि त्वरण भी इस तरीके का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम तो यही कहते हैं ना, जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे रेसिपी बनाते समय फाइनल जो बनेगा है ना, उसका टेस्ट तो वैसे ही आएगा ना जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे। नमक डालेंगे तो नमकीन ही लगेगा भैया। अगर यह विस्थापन नेगेटिव हो गया तो वो वेग को नेगेटिव कर देगा, त्वरण को नेगेटिव करेगा। अगर विस्थापन पॉजिटिव है तो वेग को और त्वरण को, इन दोनों को पॉजिटिव बनाएगा। मतलब समझ में आता है कि यहां पर भी अगर चाल और वेग की बात करेंगे तो एक छोटी सी ट्विस्ट आएगी, क्योंकि चाल हमेशा सदैव पॉजिटिव होता है। यह हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब आइए जरा इसमें करें ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग समझ में आती है कि ये जो S1 जो नीचे चला था ये कैसा था? ये नेगेटिव का था। ये S1 जो था ये कैसा था? ये नेगेटिव का था। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तब भी हमने इसको कैसा रखा? इसको देखिए आप ध्यान से, तो इसको हमने नेगेटिव ऑफ रखा था। ये जो S1 चल रहा है कैसा रखा है? ये नेगेटिव ऑफ रखा है। क्यों नेगेटिव रखा है? क्योंकि ये जो है ऊपर, ये ऑब्जेक्ट अगर चल रहा होता, ये बॉल ऊपर की तरफ चलता तो उसको पॉजिटिव लेते, नीचे आ रहा है तो क्या लेंगे? नेगेटिव ही लेंगे। तो अगर ये नीचे आ रहा है, जैसे ये नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये कैसा चल रहा है? ये पॉजिटिव है। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर इस ग्राफ को प्लॉट करना है तो इस ग्राफ को प्लॉट करते समय में इस बात का ध्यान रखना होगा। आइए जरा हम इसके लिए कुछ कुछ काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं जरा कि ये ग्राफ आखिर अब प्लॉट होगा कैसे। जब मैंने इतनी ट्विस्टिंग दे दी तो ये ग्राफ अब कैसे प्लॉट होगा? तो मैं इसको हटाता हूं, है ना, इसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू के लिए अगर मैं बात करना शुरू करूंगा तो भैया ये हट ही रहा है बार बार, तो इसको हटा ही देता हूं मैं। चलो भाई अब बनाते हैं। ये हो गया। क्या था भाई यहां पे? तो यहां पे था हमारा समय। एक्स अक्ष हमेशा उसी को समेटे हुए होता है, उसी को रखता है जो किसी पर निर्भर ना करे। और समय किसके लिए रुकता है भैया? समय किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं ना, समय किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अब एक बात समझते हैं, जब सबसे फर्स्ट मैं अगर इसको बना रहा हूं, मतलब मैं जब v1 की बात करूंगा तो ये 4.2 सेकेंड पर, ठीक है, 4.2 सेकेंड पर ये चल रहा होगा। पहले तो एक काम करूं, मैं इसमें जरा नंबरिंग्स कर लेता हूं, है ना। ये सबसे पहले मैं इतने की डिस्टेंस पे रख ही लेता हूं। ये 4 हो गया, ठीक है। इतने की डिस्टेंस पे मैं यहां कहीं पे रख लेता हूं 8। इतने की डिस्टेंस पे यहां कहीं पे आ जाएगा हमारा 12। और 12 के बाद जरूरत नहीं है, बस लिख दे रहा हूं 16। 12 के बाद जरूरत है नहीं, क्योंकि 12 सेकंड तक ही सब कुछ बनाना था। खैर ठीक। अब इधर साइड में मुझे कुछ वैल्यूज बनानी है, वो 37.8 दिख रही और ये 42 दिख रही। तो मतलब इसको मैं बना लेता हूं कितने का? 10-10 के पार्ट बना लेता हूं। ये 10, ये हो जाएगा मेरा 20। ये इतने की डिस्टेंस पे तकरीबन, है ना, थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये हो गया मेरा 30, ये तकरीबन हो गया मेरा 40, और 42 इसी के थोड़ा बहुत ऊपर होगा, कर लेंगे हम बात। अब एक बात समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि 4.2 सेकेंड पर, तो 4.2 सेकेंड कौन सा? तो मैं जरा कुछ ऐसा बना लेता हूं। क्या है भाई? 4.2। 4 ये था, 8 ये है, तो 4.2 यहां कहीं आएगा। 4.2 सेकेंड पे, 4.2 सेकेंड पे कितना करना है भाई? तो 42 है ना। तो 42 जाने के लिए मतलब इधर भी बनाना पड़ेगा भाई। ये भी मैं बना लेता हूं। खैर मैं इसको हटा जरूर दूंगा, ये नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। ये -10, ये -20, ये -30, ये -40। तो 40.2 ये जो वैल्यू मैंने बनाई है ये अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास आ रही होगी। अच्छा ये ज्यादा ही हो गया, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 40.2 यहां आया होगा, ठीक। बाकी का हटा देते हैं। 40.2 ये आ चुका, ठीक। अब मैं इसको डॉटेड और कर लेता हूं ताकि ये कंफ्यूजन से बाहर हो जाए।
ये डॉट 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 डॉट, मतलब ये क्या करते हैं भाई ऐसा करके, तो ऐसा करके हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो ये वो पॉइंट रहा जहां इसके कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है। और क्या मिल रहा है भाई, तो ये जो पॉइंट है यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारा 4.2, ठीक है ना, ये हमारा कितनी है वैल्यू, ये हमारी 4.2, और यहां पर अगर देखेंगे तो ये हमारी 42, ये वैल्यू मुझे मिल गई। मतलब मुझे जो यहां पे स्लोप जो मिलने वाला है वो स्लोप होने वाला है ये हो गई मेरी स्लोप। ये कितने पे बनी भाई, ये 42 पे बनी। अच्छा, ये 42 पे हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को बात करनी है क्या भाई, 3.9 सेकेंड पर, मतलब इसके बाद 3.9 सेकेंड और चलेंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे भाई, मैं अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा कि ये वेग है या फिर ये चाल है, मैं करूंगा, मैं लिखूंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए इनकी यूनिट्स जो इस पर लिखी जा रही है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये तो लिख ही सकता हूं क्योंकि ये तो दोनों के लिए होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड है वाई एक्सिस। किसका है नहीं बताऊंगा, कब बताऊंगा, खत्म होने के बाद आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे भाई, पहले खत्म करते हैं, इसके बाद हम आपसे पूछते हैं। आप बिल्कुल डेफिनेटली इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे क्योंकि मैं उसके पीछे लगने वाले कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं। आइए जो चलते हैं, 4.2 के बाद कितना दूर चलना, 3.9 सेकेंड और चलना। तो एक काम करें क्या, जरा इसको थोड़ा सा बच्चों वाला काम कर लेते हैं। 4.2 सेकेंड प्लस 3.9 सेकेंड, सॉरी 3.9 भाई, 3 + 9 नहीं, 3.9 सेकेंड कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो गया 1 और ये 4 और 4 8, ठीक है ना, 9 2 11, आप मत हो ना भैया, आपको पढ़ना अभी है ना। और एक आया तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब 8.1 तक चलना है। तो 4.2 यहां मिला था, 8.1 कहां मिलेगा भाई, तो 8.1 थोड़ा सा ही कर लेते, ये हो गया तकरीबन, ज्यादा पास हो गया, ये कर लेते हैं, ठीक है। 8.1, ये जो वैल्यू मैं बना रहा हूं ये कितना है भाई, ये मेरा 8.1 है। अब 8.1 तक पहुंचना है, कहां से, 4.2 से 8.1 तक। और पहुंचना कैसे भाई, तो ये मुझे समझ में आता है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, वो है 37.8 मीटर। कहां से शुरू होकर के, तो शुरू हुई है 42 से। कहां से शुरू हुई है भाई, 42 से। तो 42 वाली लाइन को बना लेते हैं। इतना ही था ना, इतना ही दिया था, ज्यादा हो रहा। 42 वाली पॉइंट से इसको शुरू कर लिया, चल, और इधर साइड से मैं पॉइंट मार्क करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। मैं यहां पे इसको रेड से ही बनाता हूं, 4.2 था ये। अब यहां पे क्या हो जाएगा, तो इसको मैं कर लेता हूं डॉटेड, चलिए। तो मतलब मुझे यहां पे एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से अब जो ग्राफ शुरू होने वाला है वो इस पॉइंट से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। और इस पॉइंट से शुरू होकर के चलना कहां तक है, तो 8.1 पे मुझे 37.8 जाना है। तो देखिए ये 30 है, यहां कहीं पे 35 आ रहा होगा, यहीं कहीं पे 35 आ रहा होगा, ठीक है ना। यहीं कहीं पे क्या आ रहा होगा, 35 आ रहा होगा। यहां से मुझे शुरू करना है 35.8 मीटर पर सेकेंड से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यही थी, यहीं से शुरू करना। अच्छा, यहां से जब शुरू करना है तो ये ग्राफ चालू हो जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। तो इसको भी हम उठा करके बना लेते हैं डॉटेड, अर्थात ये मुझे मिल जाएगा इसी लाइन पर, इसको तो हटाई दे, मुझे जहां तक की वैल्यू चाहिए थी ये मुझे यहां तक मिल गई। अब इस पॉइंट से हमारा ग्राफ शुरू होना है। अब एक बात करना शुरू करता हूं मैं, वो कौन सी बात है भाई, कि अगर ये वेग बनाया था तो ये तो नीचे बनी थी, लेकिन मैंने क्या कहा था कि चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, चाल हमेशा ही कैसी रहती है, चाल हमेशा ही पॉजिटिव होती है, चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, चाल हमेशा ही पॉजिटिव होती है। अगर चाल हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब यह होता है कि ये जो लाइन यहां जो बन रही है, ये लाइन नीचे ना बनती हुई कहां बनेगी, तो ये चला जाएगा भाई इसके पॉजिटिव फेस में, मतलब यहां बन रही होगी। अच्छा, इसका कलर चेंज करते हैं भाई, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लैक कर लेते हैं, चलिए, ये यहां से चली और ये ग्राफ यहां तक पहुंचेगी। अब ये जो ऊपर वाली चीज जो बता रही है, ये चाल और समय के लिए ग्राफ था। ये नीचे वाली किसके लिए हो गई थी, तो ये हो गई थी हमारे वेग के लिए। तो इसको डॉटेड कर दूं क्या, चलो इसको डॉटेड कर देते, रखूंगा मैं भैया आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए रखूंगा जरूर मैं,
आपको लग रहा होगा कि सर आप फालतू फोकट में इतनी काहे मेहनत करा रहे हो, आपको जो बोला था उतना करा दो ना। तो भैया मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम एनसीईआरटी कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने। तो ये चला गया नीचे। अब ये बना किसके लिए? अब ये चाल के लिए। अब मैं ऊपर लिख देता हूं, अब मैं ये लिख देता हूं, ये मैं लिख देता हूं। अब ये चाल और समय का ग्राफ है, ये चाल और समय का ग्राफ है। अब क्या कर लूं भाई? तो अब इसके बाद 10% से इसको कर देना है कम। तो इसका वेग जो है, मतलब इसकी जो चाल है वो 10% से कम होगी। तो अब चाल कहां आ चुकी है? ये चाल 10% से हो गई कम। अब जो चालू होगी, अब u2 की वैल्यू 37.8 से शुरू होने वाली है। अब यहां से हो क्या रहा है भाई? तो अब जैसा कि हमने देखा था, ये पहली बार में ये बॉल जो है, ये पहली बार में, ध्यान से देखिएगा, ये पहली बार में बॉल नीचे गिर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब इसका चाल कहूं तो चाल बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए ना, ये चाल यहां से 0 से शुरू होता है, ये बढ़ता गया, कहां पहुंच गया भाई? 42 है ना। अब क्या हुआ? तो अब ये बॉल जो आई, ये जमीन पे टकराई, टकराने के बाद अब वापस ऊपर जा रही है। अब भैया जब ऊपर जा रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है ना। दोबारा जब बॉल ऊपर जा रही है तो ये बॉल में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, और उसकी वेलोसिटी 10% से घट भी गई है। तो मैंने यहां से 10% से इसकी क्या की है? ये देखिए ना, ये वेलोसिटी को हमने 10% से घटा लिया। अब यहां पर खड़े हम, अब यहां से इसकी वेलोसिटी क्या होने जाएगी भाई? घटेगी। रिटार्डेशन हो रहा है ना। 8.1 पे देखिएगा ध्यान से, ये 3.9 सेकेंड के बाद जब ये दूसरी बार ऊपर जा रही है, तब यहां पहुंच गई बॉल। यहां पहुंची तो इसकी वेग कितनी हो जाएगी? इसकी वेग 0 हो जाएगी। वेग 0 होगी, इसका मतलब क्या होगा? तो इसकी वेग 0 करने का मतलब हो गया कि भाई यहां से चलिए। अब यहां से चलते हैं, कहां चले भाई? 8.1 पे। ये मैं आ गया 8.1 पे। अब 8.1 पे इसका वेग कितना रख दिया मैंने? 8.1 पे देखिए वेग 0 हो गया भाई। एक्स एक्सिस पे आ गया ना, तो वाई एक्सिस का मान कितना हो गया? 0। यहां पर टाइम 8.1 है, लेकिन वेग का कोई मान नहीं है। अब क्या करूं भाई? तो अब मुझे पता है कि अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी है। वेग कितना हो गया? 0। अब ये बॉल ऊपर से हम नीचे गिरने वाली है, मतलब यहां पे थे, अभी ये बॉल को लेकर के यहां आ गए थे। अब यहां से अब बॉल को फिर से नीचे चलना है। जब नीचे चलेगी तो फिर से एक्सेलरेट होगी, मतलब उसका वेग बढ़ेगा, और कितना पहुंच जाएगा? वही 37.8, वही 37.8 जितने से चलना शुरू की थी उतने पे ही आ जाएगा, 37.8 पर ही। ठीक है, चलिए तो 37.8 के लिए दोबारा से बात करते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है मुझे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इसलिए ये जो पॉइंट है ये 37.8 की है, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था, बट स्टिल मैंने इसको लिख दिया। 37.8 है ये वैल्यू। अब क्या करूं मैं? तो अब ये जो ग्राफ चल रहा था वही सेम टू सेम ग्राफ चलने वाला है, लेकिन अब 12 सेकेंड तक में जाएंगे। क्यों 12 सेकेंड तक में जाएंगे? चलिए हम उसकी और बात कर लें। मैं 8.1 सेकेंड तक आ गया, जो मैंने अभी करी थी ना वो बच्चों वाले काम। 8.1 सेकेंड मेरा खत्म हो चुका है यहां से जाने और एक बार बॉल को नीचे जाने और वापस से एक हाइट तक उठने में, ये 8.1 सेकेंड हो चुका है। अब क्या करना है भाई? तो अगला 3.9 सेकेंड लगना है उसको नीचे गिरने में, तो 3.9 को जोड़ दीजिए जरा। 9 1 10 और 8 4 12 हो गया ना, 12 सेकेंड। तो मतलब मैं अगले 3.9 सेकंड तक चल गया तो 12 सेकंड हो जाएंगे। अब 12 सेकंड करने के लिए यहां पर हमें काम करना होगा। इस लाइन को ही मैंने आगे बढ़ा लिया है क्योंकि यही लाइन आगे बढ़ करके पहुंच चुकी होगी यहां तक। अब इसमें क्या करना है भाई? तो फिर से ये एक्सीलरेट होगा। अब बॉल क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ये बढ़ा दी, ये पहुंच गए 12 सेकंड पे। ठीक है, 12 के लिए भी भैया वो परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ कर ले, नहीं तो वो फिर इधर उधर सी दिखने लगेगी। आइए चलिए इसके लिए भी बना लेते हैं। ये जहां गिर जाएगी लाइन वहीं बना दूंगा मैं तो 12। ठीक, ये हो गई मेरी 12। पुरानी वाली हटा देते, ये इसको हटा दीजिए भाई। ठीक है, ये हो गई मेरी 12। अब मेरा पूरा काम लगभग हो चुका। ये हो गया मेरा 12। इसको भी डॉटेड कर लेता हूं मैं, इसको कर देता हूं डॉटेड। डॉटेड करने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई गई है ताकि हमारी वैल्यूज इधर उधर ना हो। ठीक है ना। अब फाइनली अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो फाइनली मैं इस ग्राफ को आपको दिखाऊं तो ये सबसे पहले ये बढ़ती हुई चली गई थी यहां पे, ये 42 पॉइंट समथिंग है ना, 42 एग्जैक्ट, नॉट समथिंग, 42 एग्जैक्ट। फिर इसके बाद ये 10% से कम हुई, फिर इसके बाद ये वापस से बॉल ऊपर गई तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, फिर दूसरी बार में अब नीचे गिरी तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। कितनी हो जाएगी?
जितनी ये दूसरी बार में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी उतनी होगी, तो बराबर पे पहुंच हो गया मेरा 12 सेकेंड। ये आपका फाइनल कर्व, ये आपका फाइनल ग्राफ मिलेगा। ठीक है, चाहे तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए और चाहे क्या रखिए ही, क्योंकि भैया ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कॉपी हुए। ठीक है, चलिए तो इसको भी रखिए और भैया इसको भी नोट डाउन करके रखिए। ये असली कार्यक्रम तो यहां पर चल रहा था, इसको भी नोट डाउन करके रखिए। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए तो अब आपने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन पे आने के लिए आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहां कह रहे हैं उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देना है और इनके बीच के अंतर को स्पष्ट करना। किसके बीच के अंतर का भाई? तो कह रहे किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, जिसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, यहां पे कुछ बातें समझेंगे जो कि यहां पे कहने हैं कि किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण। विस्थापन के परिमाण से क्या तात्पर्य है भाई? तो विस्थापन के परिमाण से तात्पर्य यह है कि जो दूरी होती है, ठीक है ना, जो दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन विस्थापन के लिए भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात करी कि विस्थापन हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकती है। जीरो वाले को एलिमिनेट करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, क्योंकि उसके जीरो होने का मुख्य कारण वही है कि जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में हो उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड उसका जीरो। अच्छा, तो हम जरा यहां पर बात करते हैं कि यहां कहा गया है कि विस्थापन के परिमाण, जिसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है। कभी कभी क्यों कहा जाता है भाई? हमेशा क्यों नहीं कहा जाता? तो इसको कभी कभी कहने के पीछे तात्पर्य सिर्फ यही है कि जब जब इसका विस्थापन का परिमाण, जब जब इसका पॉजिटिव मतलब सिंगल डायरेक्शन में चल के आ रहा होगा, जब हम ले लेंगे यहां पे मैग्नीट्यूड, तो अभी सी बात है वो सिंगल डायरेक्शनल हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन जब पॉजिटिव आ गई, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया, तो उसको दूरी कह लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी कण द्वारा उसी समय मतलब उसी अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। क्या अंतर है इन दोनों में कि विस्थापन का जो परिमाण है वो और पथ की कुल लंबाई? अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण और उसी समय अंतराल में, तो औसत वेग का परिमाण और उसी समय अंतराल में औसत चाल, मतलब किसी समय अंतराल में किसी कण की औसत चाल को समय के अंतराल द्वारा विभाजित की गई कुल पथ की लंबाई के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब सिंपली यह है, अगर इन शॉर्ट देखेंगे तो हमें फर्स्ट में बताने हैं विस्थापन और दूरी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, विस्थापन का परिमाण और दूरी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज स्पीड मतलब औसत वेग और औसत चाल के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में बात करनी है। प्रदर्शित कीजिए कि ए और बी, ये जो दो क्वेश्चन है, दोनों में ही दूसरी राशि पहली राशि से अधिक या उसके बराबर है। दूसरी जो है मतलब चाल, औसत चाल जो है वो औसत वेग के या तो बराबर है या ज्यादा है, या फिर ये कहिए कि दूरी जो है वो ज्यादा है या बराबर है किसके? विस्थापन के। समता का चिन्ह कब सत्य होता है? सरलता के लिए केवल एकमेवीय गति पर विचार कीजिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है तभी पर हमें विचार करना है। तो इन शॉर्ट जरा हम समझते हैं, फिर हम आएंगे इसके आंसर्स पे भी। हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ए बिंदु से चला और ये पहुंच गया बी बिंदु पर, और इमीडिएटली यहां से ये मुड़ा। मैं थोड़ा सा ऐसा लेकर के बना रहा हूं, लेकिन ये इमीडिएटली मान लीजिए यहीं से मुड़ा और ये आके रुक गया आपके यहां सी बिंदु पर। तो इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो तो पूरी हो जाएगी ऐसी, ए बी प्लस बी सी कंप्लीट। ये उसकी क्या होगी भाई? दूरी होगी। लेकिन अगर यहां पे बात कर रहे हैं कि आपको लेना है विस्थापन का परिमाण, तो विस्थापन का परिमाण क्या होता है? तो विस्थापन तो होती है फाइनल माइनस इनिशियल। इसको एक काम करता हूं ना, मैं अलग से नीचे नहीं बनाते हुए मैं इसी पे बना लेता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। ए से बी तक गई थी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और इसके बाद में ये पहुंच गई यहां पर एक सी बिंदु पर, तो ये ए बी प्लस बी सी हो गया, ये हो गया हमारा दूरी। अब विस्थापन क्या होगा भाई? तो विस्थापन तो ये हो गई हाइपोटेनियस। अगर वो 90 डिग्री मान लो तो ये इसका जो कर्ण होगा ये हो गई, मतलब एसी जो है यहां पे ये हो गई विस्थापन। अब आप कहेंगे भैया कि नहीं, मैं तो कहता हूं ये एसी जो है वो नेगेटिव है और जो एसी नॉर्मली है ये पॉजिटिव, मतलब सॉरी सी ए जो है ये पॉजिटिव है,
ए से सी जाना ये नेगेटिव है, तो सी से ए आना ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं, इसको मॉड लगा दीजिए। अब ये बताइए कि ये जो AC है वो AB प्लस BC से छोटा है या बराबर? तो मैं तो कहूंगा भैया इस केस में क्या दिख रहा है, AB प्लस BC, हमेशा दो साइड्स का सम तो ज्यादा ही होगा ना भाई। AB प्लस BC मतलब दूरी ज्यादा होगा और मेरा विस्थापन जो होगा ये क्या होगा, ये कम होगा। अब अगर ये दूरी ज्यादा है तो दूरी बटा में समय को ही हम कहते हैं क्या भाई, तो दूरी बटा में समय को ही हम कहते हैं चाल। तो दूरी बटा में समय, जब इसको चाल कहते हैं तो चाल भी तो ज्यादा होगा ना। वैसे ही अगर यहां पर हम बात करते हैं विस्थापन कम हो रहा है, तो मतलब वेग जो होता है ये होता है विस्थापन बटा में समय। तो भैया दूरी ज्यादा तो चाल ज्यादा, विस्थापन ज्यादा तो वेग ज्यादा, सिंपल सी बात है। ठीक, आइए चलिए जरा हम इसके एक मॉडल आंसर की भी बात कर लेते हैं। तो भाई एक हमने कर्व लिया जिसके अकॉर्डिंगली हम बात करना चाह रहे हैं, तो हमने कर्व ले लिया। हम मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है, ये ए से ऐसा चला, ये सी होते हुए ये पहुंच गया बी पर। ठीक है, यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली ये कहते हैं विस्थापन के परिमाण का अर्थ है कि रेखा की कुल लंबाई अर्थात आरंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की बीच की दूरी, जबकि समान समय अंतराल में कण द्वारा चलित दूरियां असमान हो सकती हैं। जबकि कण की गति ए से बी तक होती है, पथ 2 से पथ का परिमाण तथा पथ 1 से पथ का विस्थापन प्राप्त होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां से, ये पथ 1, फर्स्ट पथ कौन सा है, पथ का मतलब क्या भाई, ये रास्ता, ये एक है, ए से चले ऐसे जिगजैग ऐसे पहुंच गए बी पर। और दूसरा तरीका जो चलने का था, जो ये ब्लैक कलर से दिख रहा, सीधे गए, सीधे, क्योंकि भाई विस्थापन क्या कहता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। तो ये जो AB जो दिख रहा है आपको, AB कौन सा, बिल्कुल सरल रेखा में जो आपको दिख रहा है, सरल रेखा में जो आपको दिख रहा है, ये है आपका विस्थापन, ये है आपका विस्थापन। किंतु यहीं पर ये A से ऐसा जिगजैग होते हुए, मतलब ये जो रेड कलर से आपको जो दिख रहा है, रेड को रेड ही लिख लेते हैं यार, है ना, इसको भी लाल कर लेते हैं। ये जो, अरे भैया हो जाए यार, चलो ये हो गए। ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको क्या दिख रही है, एक कर्व दिख रही है, एक आपको वक्र दिख रही है। ये वक्राकार पथ जो है, ये है हमारी दूरी। अब आप खुद सोच लीजिए, चलना कितना था ए से बी तक, एक ऐसा चल रहा और एक सीधे जा रहे, कैसे भाई, तो एक चल रहे हैं कि भैया हमने क्लासरूम से छुट्टी ली, काय के लिए, तो भैया हमने कहा कि हम जो है वो पानी पी के आते हैं। तो भैया क्लासरूम से सीधे निकले, पानी पीने चले गए, और पानी अब पी चुके हैं। पानी पीने के बाद तो भैया कैसे चलते हैं, अपन पूरा स्कूल के जो भी गैलरी वैलरी है सबका राउंड मारते हुए वापस आते हैं अपनी जगह पे, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज उस दिन बिल्कुल फ्लोर पे तैनात है, तो भैया क्लासरूम से छूटे सीधे पानी पीने गए ए से बी तक। और डिसिप्लिन इंचार्ज है नहीं, सैटरडे का दिन है और कोई ऊपर है नहीं भैया, तो आपकी गैलरी में, तो आप क्या करते हो, ये क्लासरूम से निकले, ये घूमते बी पे पहुंचे। तो वो जो ऐसे घूमते पहुंच रहे थे बी पे, वो है आपकी दूरी। और विस्थापन कौन सा था, जब डिसिप्लिन इंचार्ज था सीधा क्लासरूम से निकले और बिल्कुल डिसिप्लिन में, है ना, बिल्कुल एक आइडियल स्टूडेंट के जैसे। वैसे आइडियल नाम का कोई चीज होता नहीं है ना, अपन भी नहीं होते, बट हाँ बिल्कुल आइडियल स्टूडेंट के तरीके से। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आइडियल स्टूडेंट हो, मैं तो कह रहा हूं आइडियल स्टूडेंट के तरीके से, बिल्कुल सीधे गए, ए से बी तक आप पहुंच गए, वो है आपका विस्थापन, खत्म बात। न्यूनतम दूरी भैया, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन, और प्रारंभिक और अंतिम बीच की कुल दूरी ये कहलाती दूरी, खत्म बात। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ना, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये तो ये होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी का मतलब क्या, ये जो वक्राकार पाथ था ए से ऐसा सी होते हुए बी, सी इसीलिए एक बीच में पॉइंट लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए, ये दूरी मतलब ये कौन सा, ये वक्र पूरा बटा में समय जो है, यहां से यहां तक के लिए मैंने मान लिया, यहां से यहां तक चलने के लिए टाइम जो है वो t सेकंड का लग रहा है, तो अपॉन में हमने t लिख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते, ये तो हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी भाई चाल। अब हम आगे बढ़ते अगले पॉइंट में, क्या बात करें, तो औसत चाल, ठीक है, औसत चाल जो हमारे पास आया, ठीक है, वो क्या है भाई, दूरी जो पथ
ए बी अपॉन टी। यहां पे हम किसके लिए बात करना चाह रहे हैं, तो ये अब अल्टीमेटली है हमारा जो दूसरा पथ है इसके लिए। तो जो ये औसत चाल लिख रहे, क्योंकि क्या है ना कि उसका परिमाण जो है वो कभी कभी औसत चाल होगा, तो कभी कभी होगा ना भाई। तो अल्टीमेटली ये जो लिखा है ये है क्या, ये हो गया मेरा औसत वेग, ये हो गया मेरा औसत वेग। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि मैं यहां पे अलग से लिख दे रहा हूं। ये चूंकि क्वेश्चन में ऐसा डिमांड किया गया था इसलिए इसको लिख रहे हैं। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल समय अंतराल जितना भी लगा। जबकि अगर हम बात करते हैं औसत वेग की, तो औसत वेग में इसको हम ऐसा नॉर्मली ऐसा लिख लेते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है ये डेल एक्स अपॉन डेल टी है, मतलब न्यूनतम दूरी अपॉन समय की बात करें तो मतलब ये, इसको यहां पे लिख ही ले भाई, ये क्यों मिटाना, ये हमारा औसत वेग। औसत वेग कैसे पता लगा, तो ये वाले रास्ते को लिया ना, विस्थापन बटा समय लिया, इसलिए औसत वेग। अब चूंकि परिमाण लेते हैं तो कभी कभी इसी को क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं चाल, इसीलिए उसी का आंसर तो करने जा रहे हैं। स्पष्ट है, औसत चाल का परिमाण औसत वेग के परिमाण से भिन्न होगा। ठीक है, मतलब एक चीज समझ में आती है, ये जो औसत वेग हमने निकाला है, ये अगर पूर्ववत वाले को देखेंगे तो उससे क्या दिख रहा है, उससे अलग दिख रहा है, उससे भिन्न दिख रहा है। अब जब उससे भिन्न दिख रहा है, इसका मतलब समझ में आता है कि अगर औसत चाल का परिमाण ज्यादा है औसत वेग के परिमाण से, तो इसको कह सकते हैं इस रास्ते के अनुसार कि औसत चाल जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, औसत वेग। ये दो लाइनें ऐसी ड्रॉ कर दी जाती है, इसका मतलब होता है इसका परिमाण। इसका क्या मतलब होता है, इसका परिमाण। इसका मतलब ये होता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स कहीं लिखा हुआ हो, अगर ये एक्स, ये लाइन दोनों तरफ की अगर हटाएंगे तो वो वही चिन्ह गिफ्ट करता है जो इसके पास ऑलरेडी हो। मतलब अगर एफ एक्स जो है फंक्शन वो कोई नेगेटिव एक्स होता तो मतलब ये क्या गिफ्ट करता है भाई, तो ये मॉड्यूलस में अगर ऐसा नेगेटिव ऑफ एक्स लिखा है तो ये मॉड्यूलस भी एक एक्स नेगेटिव गिफ्ट करता, और एक नेगेटिव इसके पास पहले से था, ये जो बाहर वाला नेगेटिव है इसने गिफ्ट किया है, तो पॉजिटिव ऑफ एक्स। अगर यही एक्स की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव ऑफ एक्स ही हो, तो भाई मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, वही चिन्ह गिफ्ट करेगा जो इसके पास हो। कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव है, तो भैया पॉजिटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। अर्थात मुझे समझ में आता है कि फाइनल रिजल्ट में आप देखिए तो चिन्ह हट गया, और चिन्ह किस चीज को बता रहा था भाई, चिन्ह आपकी दिशा को बता रहा था। अब दिशा आपने हटा दी, इसका मतलब अब क्या बचा, परिमाण। अगर आपने इस चिन्ह को हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ परिमाण बचा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, सिर्फ नंबर बचा। तो भैया इसीलिए कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करें तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो जाएगा। कौन से केस में बराबर हो जाएगा, ये वाला केस है जब बराबर हो जाएगा, जब औसत चाल के लिए भी ए बी ही लिख रहे हैं, मतलब आप सरल रेखा में ही चल रहे हैं, आप ऐसे वक्राकार पथ पे चल ही नहीं रहे, सरल रेखा में ही चल रहे, तो औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर हो गए। लेकिन जब आप ऐसे जिगजैग करते हुए चल रहे हैं तब क्या हो जाएगा भाई, तो तब दूरी बड़ी हो जाएगी, दूरी बड़ी होगी मतलब औसत चाल बड़ा हो जाएगा, और औसत वेग जो है वो कैसा रह जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूलस लगाना जरूरी है। चलिए, तो यहां तक की बातें आई थिंक आपको समझ में आई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्या कह रहे भाई, तो यहां पे कह रहे कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर, सीधे सीधे सड़क पर 5 किलोमीटर पर आर की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल जाता है। ये भैया निकले और ये क्या कर रहे हैं, ये 2.5 किलोमीटर दूर इनके घर से बाजार है, वहां तक पैदल पैदल जा रहे हैं। चलो भैया पहुंचाते हैं। ये एक बिंदु ए से, ए पे उनका घर है, ये सीधे सीधे गए, सीधे सीधे जा रहे हैं भाई, सीधी सड़क है भैया, सीधी सीधी, और 2.5 किलोमीटर, मतलब ये 2.5 किलोमीटर गए हैं। और जाने की जो स्पीड रही है ना, इनको बना ही लेते हैं यार, आ जाओ भैया बन जाओ जरा। ठीक है, लाल बाल वाले हैं, पूरा बदन लाल है इनका। ठीक है, क्यों लाल है वो थोड़ी देर से पता चल जाएगा। ये चले भैया, ठीक, ये चल दिए। चलने का क्या है, खुशी खुशी जाओ यार, ये खुशी खुशी जा रहे हैं। ये चले 5 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, ये पहुंचे जैसे ही बाजार, बी से बाजार, ये बी से बाजार, जैसे ही बाजार पहुंचे होता क्या है जरा देखते हैं। 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चलते हैं, परंतु बाजार बंद देखकर उसी क्षण वापस मुड़ जाता। अरे भैया इनको तो गुस्सा आ गई ना, इसीलिए तो लाल थे। ये भाई साहब खुशी खुशी मुस्कुराते हुए यहां तक आए। यहां जैसे ही आया भैया, इन्होंने देखा यार ये तो बाजार तो आज बंद है। ठीक है, तो ये जो है आज मूड बना करके आए थे कुछ खा पी करके जाएंगे, तो
तो वो भैया उतर गया मुंह। अब वापस चले तो भैया वापस गुस्से में थे, और गुस्से में थे तो देखिए ना 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट आए। मतलब जाते समय तो बड़ा आराम से मस्ती आते हुए जा रहे थे कि भैया आज तो कुछ खाएंगे, है ना, जो भी पसंद आ जाए। लेकिन बाजार था बंद था, तो भैया ये हो गया गुस्सा, और ये गुस्से में जो भगा कितने से 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बड़ी तेजी से भग रहे भैया, भागे और सीधे घर लौटा है। बड़ा शरीफ था यार, मतलब घर ही आ गया, दूसरे बाजार नहीं गया। अच्छा भाई चलो ठीक है, ये हम लोग जैसा नहीं था शायद, है ना, अपन थोड़ी रुकते हैं, अपन दूसरे बाजार चलते, खैर ठीक है। उसी समय लौट के आ रहा है। इसका कहने का एक मतलब है यहां टाइम लैग नहीं हो रहा, मतलब कोई भी टाइम का लैप्स नहीं हो रहा, कुछ भी टाइम लैग नहीं हो रहा, सेम टाइम पे वापस लौटा है। ठीक है चलिए, मतलब छुए के वापस आना, वो खेलते ना अपन, जैसा गया और छू के वापस आ गए, मतलब क्या भाई, क्या खेलते, कबड्डी। तो वहां टाइम लैग नहीं कर सकते ना, टाइम लैग करेंगे ना तो उसने लेग पकड़ लेना है, इसके बाद तो अपना हारना पक्का हो जाना। मतलब कहने का मतलब है कि आप टाइम लॉस नहीं करते हैं, तुरंत वहीं के वहीं मुड़ाते हैं। तो यहां पे कुछ पूछ लिया गया क्या भाई, तो 0 से 30 मिनट और 0 से 50 मिनट, 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के माध्य वेग का परिमाण तथा माध्य चाल क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार हो गया ना, अभी जो ऊपर पढ़ा ना 13th नंबर का आंसर, ये उसी के ऊपर अप्लाई होने आ गया। लो अब भाई, अब आपके दिमाग खुल जाएंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पिक्चर चलने वाली है। तो देखिए कह रहे हैं आप इस उदाहरण से समझ सकेंगे कि औसत चाल को औसत वेग के परिमाण के रूप में कैसे परिभाषित कर दिया जाता है। मतलब औसत वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित करने की अपेक्षा समय द्वारा विभाजित कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित करना अधिक अच्छा क्यों है। आप थक कर घर लौटे उस व्यक्ति को यह बताना नहीं चाहेंगे कि उसकी औसत चाल 0 थी। अब भैया ये एक नया नाटक, क्या नाटक, वो बेचारा अच्छा भला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वापस भी आया, और आपने जो बता दिया, आपने वो जैसे ही घर आया और आपने उसका मूड और खराब कर दिया। क्या बोला, बोले यार तुम्हारा तो एवरेज जो चाल था, जो स्पीड थी, वो बढ़िया खुशी में तो नहीं आ रहा यार, गम में ही आ रहा बेचारा। तो भैया गम में ही सही, आ तो तेज आता ना, थक के लौटा है, ये लिख दिया ना, ये दे थक के लौटा यार, खाने भी कुछ नहीं मिला, फालतू फोकट गया है, मार्केट भी बंद रहा, और चल के भी तेज है, और आपने आकर कह दिया भाई तेरी तो चाल 0 थी। तो भैया उसने क्या होना है, उसने है ना लाल पीला ब्लू काला सब हो जाना है, और इसके बाद जो फोड़ना है वो अलग। तो भैया ऐसा तो आप बताना नहीं चाहोगे, तो फिर आप कैसे बताना चाहोगे। तो आप इसको कुल पथ की, मतलब ये जो है परिभाषित करने की अपेक्षा समय द्वारा विभाजित कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित करेंगे। जब कुल पथ की लंबाई के रूप में करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, यार ठीक है कुछ हुआ नहीं लेकिन एक्सरसाइज तो हो गई, कम से कम वहां से टहल के तो आ ही गए ना। अब मन मारने के लिए इतना तो कहना ही पड़ेगा ना भाई कि मैं गया था मार्केट तो बंद था, लेकिन ठीक है हो गया। चलिए तो अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। आप चाहें तो अभी इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए भाई शुरू कर लिया जाए। क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं 0 से 30 मिनट के लिए, है ना, 0 से 30 मिनट के लिए हम निकालते हैं उसका माध्य वेग का परिणाम और उसका माध्य चाल, है ना, मतलब औसत वेग और औसत चाल निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो डेटा जो कुछ भी गिवन है उसको रख लें। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि ये यही बना लेता हूं मैं, ये जो बंधु गए हुए थे और जाने के बाद में यहां से ए पॉइंट से चले थे, बी तक ये पहुंचे थे। जाते समय इनकी जो चाल थी वो थी 2.5, ठीक है, ये कहां गए भैया, ये गए 2.5 किलोमीटर दूर गए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2.5 किलोमीटर दूर गए, ये पूरी दूरी 2.5 किलोमीटर की थी। जाते समय क्या था भाई 5 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते समय ये कितने हैं, तो ये 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये दो वैल्यूज हमें समझ में आती है। इसके बाद बात हो रही है कि इनके लिए बताइए 0 से 30 मिनट, अगला हमारे पास है 0 से 50 मिनट, एंड जो लास्ट वन था वो था हमारे पास 0 से 40 मिनट में इनकी औसत चाल और इनका जो औसत वेग है इसकी तुलना करनी है। ये यहां से औसत चाल और औसत वेग वाली जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल आपको अब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमने जो डिस्कस किया था वो ये कि अगर कोई वस्तु सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में ही चल रही है तो उस समय उसका औसत चाल और औसत वेग दोनों की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो सेम आएगा। और जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो भाई वेग में तो विस्थापन की बात चलती है, तो विस्थापन चेंज हो जाएगा।
मतलब जहां पर दूरी और विस्थापन सेम होगा। कब होता है भाई दूरी और विस्थापन सेम? तो मैं ऐसा कहता हूं, अगर ये जैसे व्यक्ति ए से बी तक पहुंचा, बस ये ए से गया और बी तक पहुंचा, तो इस केस में इसके द्वारा जो चलित दूरी है वही उसका विस्थापन भी है। तो इस केस में औसत वेग और औसत चाल, ये दोनों ही वैल्यू कैसी हो जाएगी? सेम। लेकिन वही अगर ये यहां से गए और यहां से घुमाए, यहां पे पहुंच गए, तो भाई औसत दूरी में तो ये पूरा प्लस ये घूम करके आए, ये भी पूरा ऐड हो जाएगा। एंड जब हम औसत वेग की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज आएगी, यानी विस्थापन आएगा। ठीक है ना? आइए जरा इसके अकॉर्डिंगली हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो भाई ये जो गए हुए थे बाजार जाने के बाद, इन्होंने सबसे पहले 0 से 30 मिनट की अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम तो सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई समय। पहले मैं लिखता हूं, इसका हल शुरू करता हूं मैं। जाने में लगा समय, ये जब गए हैं तो जाने में लगा हुआ इनका निकालना क्या हमें? समय। तो जाने में लगा हुआ समय कैसे निकालेंगे? तो भाई हमें एक बात पता है, वो ये कि टाइम इज इक्वल्स टू, या ऐसा लिख लेता हूं, जो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जो वेग होता है ये होता है हमारा विस्थापन बटा में समय। अर्थात मैं यहां से कहना चाहूं समय, तो समय सिंपली विस्थापन बटा में वेग हो जाएगा, विस्थापन बटा में वेग हो जाएगा। तो जाने में लगा समय क्या होगा भाई? विस्थापन बटा वेग। विस्थापन कितना है? कितने दूर चल के जाना है? तो ये 2.5 किलोमीटर चल के जाना। और क्या टाइम का मतलब वेग कितने से चल के गए? तो 5 से चल के गए, मतलब ये 1/2 1/2 क्या भाई? 1/2 आवर्स। अच्छा, इसी चीज को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ना 30 मिनट, 1/2 आवर्स लिखूं या 30 मिनट्स लिखूं। आप कहेंगे कैसे, अपनी मर्जी से लिख दिए क्या? आधा घंटे का मतलब क्या होता है भाई? तो आधा घंटे का मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? इसको विभाजित कर दीजिए 60 से, तो कितना हो जाएगा? 60/2, मतलब 30 मिनट। भाई आधा घंटा का मतलब तो हमने यही जाना है, आधा घंटा कोई कहता मतलब 30 मिनट की बात कर रहा है। सिमिलरली वापस आने में लगा हुआ समय, ये भैया जब देखे कि मार्केट बंद है तो वापस आएंगे, वापस आने में लगा समय अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो भैया ये तो बड़े गुस्से में आए थे वापस, है ना? क्योंकि हमने देखा था कि ये वापस 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के आ रहे हैं, तो 2.5/7.5। अब अगर थोड़ी बहुत भी बातें समझ में आती है तो 2.5 से 2 बार गुणा करेंगे तो 5, और 5 फिर से तीसरी बार अगर गुणा कर दें तो 75। वैसे भी नहीं समझ में आए तो इन दोनों को हटा दीजिए, एक एक दशमलव के बाद थे, 25 या 75, मतलब 1/3 घंटे। अच्छा, 1/3 घंटे का क्या मतलब होता है भाई? तो एक तो ये तरीका है निकालने का, को 1/3/60 कर दीजिए, 60/3 मतलब क्या? 20 मिनट। यहां नॉर्मली आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मिनट। 1/3 क्या? 60 का 1/3 मतलब 20, सिंपल। अच्छा, अब एक बात समझ में आया कि भैया जाते समय ये 30 मिनट में गए और वापस आते समय मात्र 20 मिनट में आ गए। जाते समय 30 मिनट में और वापस आते समय सिर्फ 20 मिनट में आ गए भैया ये घर। अब क्या करेंगे? तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन गिवन है उनके लिए अब हम काम करना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या करें भाई? सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट 0 से 30 में, तो सबसे फर्स्ट क्या लिखता हूं मैं? 0 से 30 मिनट, 0 से 30 मिनट, है ना? इसमें सबसे पहला तो मैं निकाल लूंगा भाई औसत वेग। तो औसत वेग जो होता है वो क्या होता है भाई? विस्थापन बटा में समय। अच्छा, इसी चीज को हमने क्या लिखा था भाई? इस तरीके से भी लिखा था, del x अपॉन del t। ठीक है, del x मतलब स्थान परिवर्तन, जितना भी स्थान परिवर्तन हुआ उसको del x से लिखा। del t का मतलब क्या भाई? समय में परिवर्तन। तो ये 30 मिनट में चले, इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ 30 मिनट में? तो 30 मिनट में विस्थापन हुआ 5 किलोमीटर। भाई ये ए बिंदु से चले थे, घर से चले थे और ये बाजार पहुंच गए, तो ए से बाजार जाने में 5 किलोमीटर की जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूर गए भाई? तो 2.5 किलोमीटर चल के गए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हो गया इनका 2.5 किलोमीटर। और समय कितना लगा है भाई? तो समय जो इन्होंने लिया है, समय यहां से यहां तक जाने में लिया है, वो लिया है 30 मिनट। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या लिख लूं मैं? यहां पर लिख लेता हूं मैं 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 1/2,
यानी 1/2। अर्थात मुझे समझ में आता है कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शुरुआती में पहले 30 सेकंड में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से गए हैं। और आप देखिए ना, क्वेश्चन में दिया था औसत चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं पे मैं लिखता हूं, देखिए दिया गया है ए से बी जाने में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से ठीक है व्यक्ति जाता है। कितने के औसत चाल से व्यक्ति गया है भाई? तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यही तो कह रहा था कि जब कभी मैं बात करूंगा किसमें भाई, मैं बात करूंगा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में सिर्फ जाने की, तो औसत वेग और औसत चाल, ये औसत चाल है, ये औसत वेग है, ये दोनों बराबर है, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा भाई औसत चाल और औसत वेग में। लेकिन अब अगली बात करते हैं। अगले में कहा 0 से 50, यहां पर जरा समझते हैं। 0 से 50 मिनट। अब 0 से 50 मिनट में क्या हुआ होगा भाई? तो देखिए ना, एक बात समझिए, ये पहले यहां से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां से यहां तक गए, तो ये पूरी दूरी तय कर गए थे कितने देर में भाई? तो ये जाना हो गया था इनका 30 मिनट में, और ये 7.5 की रेट से वापस आ गए, और ये कितने में भाई? तो 20 मिनट में। अर्थात एक बात समझ में आती है क्या? 30 से गए, 20 मिनट में वापस है, यानी कुल 50 मिनट का समय लिया क्या करने में? तो इसी ए बिंदु से चले और वापस इसी ए बिंदु पर आ गए। तो अब यहां पर बताइए औसत वेग, बहुत आसानी से आपको यह बात समझ में आ जाएगी। अब औसत वेग बराबर क्या होता है भाई? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ, डेल एक्स। तो ये विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ, या फिर नॉर्मली लिखिए ना, आप बहुत कंफ्यूज नहीं हुए, मैं तो सिंपली लिखता हूं भाई विस्थापन बटा समय, वही डेल एक्स अपॉन डेल टी ही लिखा है। लेकिन मुझे विस्थापन क्या समझ में आता है, ये ए से ही चले थे और 50 मिनट में होकर के वापस आ गए, 30 मिनट जाने में 20 मिनट आने में, मतलब कुछ विस्थापन हुआ क्या? नहीं। विस्थापन का मतलब क्या होता है भाई? जहां से चले तो वहां से अब कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक मतलब जहां से चलना शुरू किए थे, अंतिम मतलब जहां पे चलना खत्म किए थे, इन दोनों के बीच की कितनी दूरी बच गई। तो भाई मुझे तो कुछ नहीं दिख रही, यहीं से गए और यहीं वापस आ गए, मतलब विस्थापन कितना हो गया? 0। विस्थापन कितना आ गया भाई? तो विस्थापन आ गया 0। और समय कितना? तो समय तो पूरे ही वही 50 मिनट लगे थे, तो 50/60 लिख लेते हैं। आप कहेंगे इसका लिखने का तो कोई वैल्यू होता नहीं है भाई, तो ऑब्वियसली नहीं है, ये टोटली क्या हो जाएगा? 0। मतलब औसत वेग कितना हो गया इस केस में? 0। लेकिन यहीं पर अब एक बात और सुनिए, औसत चाल अब यहां कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में गया नहीं है, वापस भी आया है। सिर्फ और सिर्फ गए नहीं है भैया, जाने के साथ साथ वापस भी आए, और जब वापस आ रहे थे तो भैया दूरी तो बढ़ गई ना, विस्थापन 0 है, दूरी तो डबल हो गई। दूरी कितनी हो गई भाई? तो ये औसत चाल अगर अपन लिखते हैं इस केस में, तो भाई दूरी कितनी होगी? तो दूरी देखिए ना, 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर ही आना, 2.5 ए से भी जाना और बी से ए भी 2.5 ही आना, तो मतलब कुल दूरी लिख देता हूं यहां पे, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल समय या फिर समय अंतराल लिख सकते हैं सिंपली, मैं तो लिख देता हूं समय अंतराल। कुल दूरी कितनी थी भाई? तो आप कहेंगे कि 2.5 जाना प्लस 2.5 आना, और समय कितना लगा दिए? तो समय लगा दिए 50 मिनट। 50 मिनट को कैसे लिखो भाई घंटे में? तो 50/60 कर दे तो हो गया घंटा। अच्छा भाई क्या करूं? तो 2.5 कितना हो जाएगा? 5, और 60 नीचे था तो ये गुणा में कहां चला जाएगा? ऊपर। नीचे क्या बचेगा? 50। 5 से ये 10 बार में और 10 से ये 6 बार में, मतलब कितना बचा? तो ये हमें समझ में आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आवर्स में ही निकाल रहे भाई सब, ध्यान रखिएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर अब आपको बात समझ में आई होगी। दूसरे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही कंफ्यूजन रह जाता हमें कि जो ताक्षणिक वेग है और जो ताक्षणिक चाल है, ये इंस्टेंट किसी एक छोटे से समय अंतराल पे है, वेग और जो चाल होगा वो दोनों बराबर होते। ये हमें दिखा भी कि दोनों जब स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे थे तो सेम थे, लेकिन क्या हुआ? ये गया स्ट्रेट में और आया भी स्ट्रेट भाई,
लेकिन दिशा परिवर्तन हो गया ना, दिशा मुड़ गई ना, दिशा बदल गई ना, दिशा बदलेगी तो भाई कुल दूरी तो होगी, विस्थापन भले जीरो हो जाएगा, विस्थापन कम ही होगा लेकिन दूरी तो बढ़ती चली जाएगी। तो भाई विस्थापन जीरो हो गया लेकिन दूरी थी, इसलिए यहां पर औसत चाल हमें देखने को मिला है। भले हमें यहां पर औसत वेग देखने को नहीं मिला लेकिन औसत चाल हमें देखने को मिला है। ठीक है, चलिए चाहे तो भैया आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं बढ़ता हूं अपने अगले पोर्शन पे। ठीक है, मैं ये दो वैल्यू लिख लेता हूं। अच्छा, एक्चुअली ये लिखा भी है 30 मिनट जाने में और 20 मिनट आने में। मैं इसको हटाऊंगा ताकि मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं आपसे। आपने आई होप लिख लिया है, तो मैं यहां से हटा रहा हूं भाई, ये वाला सेगमेंट में हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। मैं इसको अब लिखता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है 0 से 40 मिनट वाला। ठीक है ना, तो देखिए एनसीईआरटी इसीलिए बार बार कही जाती है भैया एनसीईआरटी को करिए, एनसीईआरटी को करिए। उसके पीछे कारण यही होता है कि आप देखिए ना, लगभग अब से पहले जो आपको इन दोनों बिंदुओं में डाउट होगा कि भैया औसत वेग और औसत चाल तो एक जैसे ही दिखते हैं, कहीं पे आप वेग कहते हो, कहीं पे आप चाल कहते हो, आखिर कुछ है कि नहीं है कुछ फिक्स, भैया अपनी मर्जी से चलता रहेगा क्या? तो बोले नहीं भाई, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये होता है इस तरीके से। तो आपको तीनों केसेस, मुझे तो एनसीईआरटी भाई इसीलिए पसंद है, ये तीन जितनी भी पॉसिबल केसेस होती है ना सबके प्रैक्टिस करा देते हैं। पहला केस कौन सा था भाई? आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गए। दूसरा केस कौन सा था? गए और वापस आ गए, बिल्कुल विस्थापन जीरो कर दिया। अब तीसरा केस कुछ अलग है। तीसरा केस के लिए मैं अलग से एक डायग्राम बनाता हूं, जरा देखिए। ये बिंदु ए से चले थे भाई साहब, ये पहुंच गए थे कहां तक? बी तक। तो ए से बी तक जाने में अगर ध्यान से आप देखिए तो ए से बी तक जाने में इन्होंने कितना टाइम, अच्छा यार ये रेड मिक्स हो जाएगा, मैं कुछ और यूज करता हूं। 30 मिनट इन्होंने खपा दिया किसमें भाई? यहां से यहां जाने में। अब ये चले तो गए हैं, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 0 से 40 मिनट। कितना भाई? 0 से 40 मिनट की हमसे ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो क्या करूं मैं अब? तो भाई 30 मिनट में यहां तक चले गए। अच्छा, अब वापस आना पड़ेगा इनको, क्योंकि 30 मिनट जाना था, 10 मिनट अब वापस चलेंगे। कितना चले? 10 मिनट बाद। अब भाई वापस तो वापसी के रेट से चलेंगे। वापसी का रेट क्या था? तो ये वापसी का रेट जो था 7.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, और जाते समय तो मात्र ये 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। तो क्या करें भाई? तो हमको अब तो निकालना पड़ेगा ना, ये गए, ये तो हमको मिल जाएगा कितना भाई? 2.5 किलोमीटर गए, वापस कितना है? ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूं, मैं इस चीज को यहां पर लिखता हूं, 0 से 40 मिनट में ए से बी जाकर है ना, वापस कुछ दूरी तक आ जाता है। वो जो व्यक्ति है वो वापस कुछ दूरी तक आ जाता है, कितनी दूरी तक हमें नहीं पता। तो कैसे पता चलेगा भाई? तो वापसी में 10 मिनट में तय की गई दूरी। अब कहेंगे भैया 10 मिनट में ही क्यों निकाल रहे हो? तो भैया 30 मिनट में तो वो चले ही गए थे, मेरे को तो ये वापसी वाला पता करना है कि सी पॉइंट यहां होगा कि यहां होगा कि यहां होगा। एक पॉइंट सी में मान लूं तो भैया वो कहां होगा? यहां आया, यहां आया, यहां आया, कहां पहुंच गया अगले 10 मिनट में? ठीक है ना। तो कुछ तरीके हैं भाई, कुछ तरीके हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी से भी समझ सकते हैं इसको। आपको मैं पहले ये कराता हूं, फिर उसके बाद उस आसान तरीके की बात करता हूं। ये 10 मिनट में निकालना है, तो मुझे जब अभी जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था आपके लिए, वो ये लिखा था भाई, वेग जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा में समय। अब मुझे चाहिए ये विस्थापन एस, तो वेग गुणे समय। भाई जिनको भी ना समझ में आया उनके लिए मैं अलग से लिख भी रहा हूं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये विस्थापन बराबर वेग बटा में समय, यही तो होगा। तो विस्थापन बराबर वेग बटा में समय, मतलब ये जो दूरी है अल्टीमेट विस्थापन की बात कर ले तो ये क्या होगा? वेग इंटू समय, मतलब स्पीड इंटू टाइम। ये वेग ना लिखते हुए मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए एक दूसरा नाम देता हूं भाई, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये इसको मैं कह लेता हूं दूरी, चलिए अब दूरी कह लेता हूं, क्योंकि सेम ही चलेगा भाई। यहां पे अब क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। अब ये तो और आसान कर दिया। आइए, तो चाल गुणे समय, चाल कितनी थी? तो वापसी की चाल चाहिए, ध्यान रखिएगा, वापसी की चाल चाहिए। वापसी की चाल थी भैया 7:30 की, और कितने देर चलना था? 10 मिनट चलना था। तो भैया 10 मिनट तो नहीं, 10 का घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 10/60। क्यों किया 10/60? क्योंकि आवर्स में चलना था। ठीक है, ये
कितना आ जाएगा भाई? तो ये अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से एक बार में चला गया है ना, एक 15 बच जाएगा, मतलब 0.25 तकरीबन 1.25 वापस आया है। अब जरा समझेंगे, अब असली बारी आती है। क्या हुआ है, ये यहां से यहां तक गया तो पूरा कितना 5 किलोमीटर, सॉरी 2.5 किलोमीटर, वापस इतना दूर आ गया। कितनी दूर आ गया भाई? तो ये आ गया 1.25 किलोमीटर वापस आ गया। तो अब ये बिंदु बची सी। अब देखिएगा यहां से यहां तक की अब दूरी क्या होगी, इसको भी हटाता हूं थोड़ा सा ताकि साफ सुथरा दिखे। अब देखिए भाई, अब ये क्या हुआ, इतना दूरी है वापस आ चुका है। ये दूरी कितनी थी 1.25, अभी हमने कैलकुलेट की। तो अब इसका विस्थापन कितना होगा, इस बिंदु को सी मान लो, तो ये विस्थापन कितना होगा? तो कुल दूरी 2.5 थी, ये यहां से यहां तक कितना था 2.5। तो अब ये कितना बचा होगा, ये जो बचा होगा 2.5 ये था, तो अब कितना बचा होगा, ये 1.25 ही और बचा होगा भाई। तो मतलब एक बात समझ में आ गई सिंपली यहां से कि औसत वेग बराबर क्या होगा, तो औसत वेग बराबर क्या होता है भाई? औसत वेग बराबर, तो औसत वेग बराबर होता है हमारा कुल कुल विस्थापन बटा में समय। क्या होता है? डेल एक्स अपॉन डेल टी। मैं शॉर्ट में जानबूझ के लिख रहा हूं भाई, यही लिख रहा हूं मैं, कुल विस्थापन बटा में समय। कुल विस्थापन का मतलब अब कितना है, 2.5, 2.5 में से 1.25 माइनस कर दीजिए, ये 2.5 पूरा था, 1.25 माइनस हो गया, अपॉन कितना समय लगा, तो 40/60। भाई इसके लिए नहीं करेंगे कि आधा ही समय लिख लेंगे, जाने में 30 लगा था, वापस आने में भी 10 लगा, तो 40 लगा कुल। ये कितना बचा, तो 1.25 अपॉन, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऊपर कर दीजिए 60, नीचे आ जाएगा ये भाई हमारा 40। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व भाई। इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका हम भी अपना लेते हैं। क्या कर दूं मैं, सबसे पहले तो ये 0 से 0 को खत्म कर देता हूं, ठीक है ना। अब इसको 4 से इसको कैंसिल करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। चलिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 से 3 बार में 12 कट गया, तो 3 बार में जाने के लिए सबसे पहले पॉइंट, ठीक, अच्छा पॉइंट भी नहीं आता तो भाई एक और काम कर लीजिए। चलिए मैं और थोड़ा सा सहूलियत दूं, इसको नीचे 100 कर देता हूं, इसको उड़ा देता हूं, अब तो और आसान हो गया। अब क्या करूं मैं, ये 4 से 3 बार में कितना हो जाएगा 12, 4 से 3 बार में 12 कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा 5, 5 मतलब 4 से 1 बार में ये चला जाएगा, ठीक है ना। 4 से 1 सॉरी 5, हाँ 4 से 1 बार में चला जाएगा, ठीक। तो फिर से 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 3.1312 इंटू 6 अपॉन, ये 100 था, नीचे क्या था भाई 100। अब गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 और 6 तिया 18, नीचे में 2 जीरो था तो 2 दशमलव लगा दीजिए, क्या मिला 18.72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मिला 18.72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या मिला, औसत वेग। किस केस में भाई, जब ये आधे पे लौटा था। अच्छा दूसरा एक बोल रहा था ना मैं कि यहाँ पे एक और तरीका बताऊंगा, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको सिंपली कि देखिए ना 30 मिनट में पूरी दूरी तय कर गया, अच्छा 20 मिनट में ये 20 से ये वापस आ जा रहा है, 20 से ये देखिए 20 मिनट में ही वापस आ जा रहा है, तो 10 मिनट में कितना चला होगा, आधा दूरी। भाई 20 में मैं पूरा 2.5 किलोमीटर चल जा रहा हूं, 20 में मैं पूरा वापस आ गया, तो 10 मिनट में कितनी दूर चलाऊंगा, तो मैं आधा दूरी तय कर चुका हूं। तो 2.5 का आधा कितना 1.25, ये जो लिखा ना ये 1.25, आपको ऐसा कैलकुलेट ना करते हुए लिख भी सकते डायरेक्टली, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आया है कि भैया वापस आने मेरे को 20 मिनट लग रहा है, तो 10वें मिनट में मैं इस पूरी दूरी के बीचों बीच कहीं होऊंगा, बीचों बीच मतलब क्या 1.25 पे, ठीक। अब इसके लिए निकालना है मुझे औसत चाल, औसत वेग तो हो गया, इसके लिए क्या कैलकुलेट कर लूं मैं, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है भाई, कुल तय की गई दूरी बटा में समय अंतराल। औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा में समय अंतराल। क्या करा जाए भाई, यहीं कर लिया जाए, चलिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं ताकि आपको मिटाना ना पड़े और एक साथ आप कंपेयर कर सके। औसत चाल का मतलब क्या, मैंने बोला कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितनी हो गई, तो कुल दूरी हो गई भाई इसके जाने में कितना 2.5, कुल दूरी जाने में 2.5 और वापस कितना आ गया 1.25,
यही जो इसमें माइनस किया था अभी देखिए प्लस करो, और टाइम कितना लगा, तो टाइम तो वही 40 सेकंड लगा, तो 40/60। अगली लाइन में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2.5 प्लस 1.25 है ना। ये इसको ऐसा समझ लिया कि ये है 250 और ये 125, सिंपल 250 और ये कितना हो गया 125, तो 250 में 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 375, और नहीं आता तो ऐसे जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 50, तो 75 हो गया ये मतलब, और ये 2 और 1 3, 3.75/40 इंटू ऊपर चला गया 60। ठीक है, अब क्या कर ले भाई, तो इसमें भी भाई एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर देते हैं, और इसके बाद क्या कर लूं, तो ये 0 से 0 कैंसिल तो हो ही गया। अब इसको करते हैं 4 से विभाजित कर देते हैं, फिर 6 से गुणा कर लेंगे जो उधर किया। तो 4 से विभाजित करने पे क्या मिलेगा भाई, 4 से विभाजित करेंगे तो देखिए 8 चौके 32, 9 से कर लीजिए, 9 बार चला जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है ना, 37, 1 15 बचा, तो 4 3 12, ठीक है, और 12 के बाद छोड़ देता हूं मैं 2 ही डिजिट तक, इधर 6 बचा। आप चाहे तो गुणा कर लीजिए भाई, ऐसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप यहां पे गुणा कर सकते हैं। अब क्या करें, इसको गुणा करिए तो 6 से 3 बार में क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18, 1 और 54 और 1 ये 55, 2 डिजिट के बाद, मतलब ये क्या लग गया भाई, तो ये हो गया 5.58, क्या मिल गया मेरे को 5.58, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये आया किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि देखिए जब आपने सिर्फ एक ही दिशा में चले तो ये दोनों बराबर थी, जब जहां से चले थे वहीं वापस आ गए तो वेग 0 हो गया, चाल बची रही, लेकिन आप कहीं बीच में आके रुक गए तो चाल भी होगी और वेग भी होगा, मतलब औसत चाल भी होगी और औसत वेग भी होगा। अब आई होप कि आपको ये बात पूरे अच्छे से समझ में आ गई है। अब जब हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे तब अगर थोड़ी बहुत भी एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही थी वो यहां पे खत्म आ गई होगी, मतलब अब बिल्कुल सामने से दिख रहा होगा, बिल्कुल कंपेयर होता हुआ। चलिए, तो अब आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए भाई, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को, और वो इसी पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, हमने अभ्यास 13 तथा 14 में औसत चाल और औसत वेग के परिमाण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया कि नहीं किया भाई, बिल्कुल किया। क्या किया, औसत चाल और औसत वेग को, औसत चाल और औसत वेग को हमने अलग अलग समझ लिया। अब बात कर रहे हैं परिमाण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। यदि हम ताक्षणिक चाल व वेग के परिमाण पर विचार करते हैं तो इस तरह के अंतर कर पाना आवश्यक नहीं होता। ताक्षणिक चाल हमेशा ताक्षणिक वेग के बराबर होता है। क्यों, देखिए ना, अभी हमने देखा ना औसत चाल और औसत वेग में क्या हो रहा था भाई, तो हमारा एक केस अभी आया था जहां पर ये दोनों कैसे हो जा रहे थे भाई, ये दोनों हो जा रहे थे हमारे बराबर, और बाकी के 2 केसेस में आपने क्या देखा, तो आपने पाया बाकी के 2 केसेस में कि इनमें ये देखिए, अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे यहां से मिलता है कि औसत वेग और औसत चाल दोनों ही सेम दिख रहे थे पहले केस में। दूसरे केस में जब हम बात कर रहे थे तो क्या दिख रहा था भाई, दोनों ही अलग हो गए थे, और तीसरे केस में भी देखा तो दोनों ही अलग हुए। जब ताक्षणिक की बात होती है, किसकी बात हो रही भाई, ताक्षणिक। ताक्षणिक का मतलब क्या होता है भाई, तो ताक्षणिक का मतलब है, ताक्षणिक का मतलब है इंस्टेंटेनियस का मतलब है, देखिए ताक्षणिक चाल का मतलब भाई इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत ही छोटे समय अंतराल पे, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल टी का मतलब क्या है भाई, तो ये है बहुत छोटा समय अंतराल, ये क्या है, समय अंतराल, और ये कैसा समय अंतराल है भाई, तो बहुत ही छोटा समय अंतराल। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति है वो ये इसी ए बिंदु से चला और ये बी बिंदु तक पहुंच गया। कहां से चला था, ए से चला था और बी पे पहुंच गया, और ये बहुत छोटा सा ड्यूरेशन लिया है, डेल टी लिया है। तो इस केस में दूरी की अगर मैं बात करूं तो ये एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर चाल लिखूं, औसत चाल, या फिर मैं वेग लिखूं, ये दोनों ही कैसे आएंगे भाई, बराबर, क्योंकि ये आएगा ही डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये भी आएगा तो डेल एक्स अपॉन डेल टी ही आएगा, क्योंकि इसके दौरान दूरी और विस्थापन दोनों सेम है। तो आप तो इन शॉर्ट याद रखिए क्या भाई, कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में चला जाएगा तो यहां पर दूरी और विस्थापन
ध्यान रखिएगा, दिशा भी सेम होना चाहिए। अगर एक ही दिशा में चला जा रहा है तो यहां पे दूरी और विस्थापन ये दोनों ही कैसे होंगे, ये दोनों ही समान होंगे, और ये दोनों समान हो गए तो ये ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग जो है ये भी दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो आई होप कि आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको देख लिया है, और जितने भी हमने कमिटमेंट किए थे आपके साथ में कि भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसीलिए बना रहे हैं ताकि जो हमने इनिशियली पढ़ा हुआ है ना, जो हमने थ्योरीज में देखा हुआ है उसको एक बार आप अप्लाई करके देख पाए। जब अप्लाई करके देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं आप, तो आप बाकी कोर्स कंटेंट के लिए करते हैं अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com टाइप। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या है भाई ये हमारे टॉप कोर्सेज, मतलब इसका है कि आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम की स्टेट बोर्ड से हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसको क्लिक कीजिए, आपके कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही एक्सक्लूसिवली यूपी बोर्ड और आप बिहार बोर्ड से हो तो आप सिर्फ टैप कीजिए अपने यूपी और बिहार बोर्ड पे, आपको यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंगली, आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंगली भी यहां पर वीडियोस देखने को मिल जाता है। और साथ ही एक और बात मैं बताते चलूं कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी पब्लिकेशंस हैं जो कि फेमस पब्लिकेशंस हैं जिनके साथ में आप अपनी पढ़ाई करते हैं, उनके भी वीडियोस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। आप सिर्फ टैप कीजिए, आपको आपका पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाता है भाई। इसीलिए कहते हैं कि यही है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और क्या मिलता है, और मिलता है भाई आईआईटी जेईई, नीट, इसके अलावा सीयूईटी, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, है ना, ये सब कुछ यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक, ओलंपियाड और एनटीएससी भी, बहुत सारी चीजें। आप सिर्फ क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी क्लासेस ओपन होती है, आप अपने क्लास को जैसे ही टैप करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे आप क्लास 11th के आपने टैप किया, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। आप जैसे ही अपने सब्जेक्ट पे वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके पूरे चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर आप अपने चैप्टर को जैसे ही क्लिक करते हैं उसके अंदर आने वाले सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने सरल रेखा में गति को टैप किया तो आपके सभी चैप्टर्स यहां पर देखने को इजीली मिल जाते हैं। आपको क्या करना है भाई, आप इसको टैप कीजिए, वॉच नाउ कीजिए, आप तुरंत के तुरंत अपना वीडियो चालू कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो इस फोल्डर के अंतर्गत क्या क्या मिलता है भाई, तो आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलते हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलता है, एमसीक्यूज मिलता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाता है। जस्ट टैप एंड प्ले योर वीडियो। आप आराम से यहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और चाहे तो कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यही से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो अभी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आ गया कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और बचे हुए इसी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पार्ट्स में और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।